सभी प्यारे बच्चों को हमारा नमस्कार। क्लास 12th का केमिस्ट्री का पेपर यानी सीबीएसई बोर्ड के जो बच्चे केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, आज हम लोग बात करेंगे कि आखिरकार कैसे फुल रिवीजन करें, नॉन स्टॉप रिवीजन करें और कितने अच्छे ढंग से रिवीजन करें कि हमारे बेस्ट नंबर आ जाए। क्योंकि हमने केमिस्ट्री में 100 आउट ऑफ 100 तक का भी टारगेट लिया था, तो वो टारगेट भी हमने पूरा किया। और आज केमिस्ट्री का पेपर है और केमिस्ट्री के पेपर में अनुसार शांत हो जाए तो ये तो शायद असंभव कार्य होगा, क्योंकि केमिस्ट्री से हम खेलना चाहते हैं। केमिस्ट्री से मैं खेलता हूं और मैंने खेला है। आज तक की डेट में सभी स्टूडेंट्स को पढ़ाया और बड़ा अच्छा लगता है आपके साथ मिलना। तो मैं आज आपसे बात करूंगा कि नॉन स्टॉप कैसे रिवीजन करें, शुरुआत से लेके पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को नॉन स्टॉप कैसे देखें। क्योंकि अगर हमारी केमिस्ट्री बेहतर हो जाएगी तो ये मान लीजिएगा कि हमारे मैक्सिमम नंबर आ जाएंगे। यानी एक रात में फुल रिवीजन कैसे करें, बेस्ट तरीका, बेस्ट मेथड, स्ट्रेटजी, ये सब चीजें आपको बताता चलूंगा। और साथ में हम लोग रिवाइज करेंगे जितना मैक्सिमम हो सकता है वो चीजें, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बातें भी हम लोग करते रहेंगे। तो आइए स्वागत करते हैं अपने इस चैनल एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस में, जो आईआईटी जेईई क्लास 10th 11th 12th सभी की वीडियोस लगातार अपलोड करता है। तो सबसे पहले तो आपको मैं जानकारी देता हूं कि हेलो एल्किन्स, हेलो एरिन्स, ये अपने में एक बेस्ट टॉपिक माना जाता है और यहां से नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको बहुत मिलते हैं। यानी कि अगर हम क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहां से अच्छे खासे क्वेश्चन मिलते हैं। आखिरकार हेलो एल्केन्स में से कौन कौन सी रिएक्शंस आ सकती हैं, इस पर भी हमारी चर्चा होगी। देखिए, सबसे पहले अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो यहां से ये पूछा जा सकता है, संभावित है पूछने के लिए कि भैया ये बताओ कि यहां पर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी के एग्जाम्पल पूछे जा सकते हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे बात करता हूं, यहां पर थोड़ी सी इसे मिनिमाइज कर देता हूं तो ज्यादा मुझे लगता है बेटर रहेगा। थोड़ा सा मिनिमाइज करूंगा तो ज्यादा बेटर लगेगा। ठीक है, अब सही है जी। तो यहां पर मैं बात कर रहा हूं कि आखिरकार 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड्स पर अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको बताऊंगा कि सबसे पहले, जैसे कि मान लीजिए थोड़ी देर के लिए मैं आपसे ये कहता हूं कि 1 डिग्री का एल्काइल हैलाइड, अगर मान लो आपसे कहा जाए कि ये मैंने एल्काइल हैलाइड लिया है, क्या ये 1 डिग्री का है, तो इस तरीके का एग्जाम्पल भी आपसे पूछा जा सकता है। ये 1 डिग्री का एल्काइल हैलाइड ही पेपर में आ सकता है, एग्जाम्पल के तौर पे पूछ सकते हैं। इसी तरीके से अगर मान लो मैं आपसे कहूं ये मैंने एल्काइल हैलाइड लिया है और इस एल्काइल हैलाइड पर अगर मैं बात करता हूं, यहां पर एक्स लगा देता हूं, यहां ध्यान दीजिएगा, अब यहां मैंने लगा दिया Br, तो ये 3 डिग्री का एल्काइल हैलाइड है, ये आपका 1 डिग्री का एल्काइल हैलाइड है। और इसी तरीके से मैं यहां पर 2 डिग्री का एल्काइल हैलाइड भी आपको बना करके दिखाई दे रहा हूं। तो ये 1 2 3 डिग्री के एल्काइल हैलाइड में से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, संभावित है। और एक क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है वो ये भी पूछा जा सकता है कि भैया ये बताओ कि नेचर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी। तो नेचर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इनमें सभी में आपकी sp बताइए। अब आप sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन ही यहां पर नोट, ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, सभी में नोट कर पाओगे ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, यहां पर भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, ये सभी कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं। इस वाले कार्बन की भी आप बात करोगे तो ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो कार्बन आपके सभी sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं। तो यहां ध्यान देना है कि 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री में से क्वेश्चन भैया आ सकता है, संभावित है कि, और पहचानने के लिए आ सकता है कि कौन सा 1 डिग्री है। इसका एग्जाम्पल, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल भैया आपका कौन सा बन सकता है, वो आपका एलाइलिक वाला हैलाइड का एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। एलाइलिक की पहचान और विनाइलिक की पहचान मैं आपको बता दे रहा हूं। देखिए, अगर मान लो आपके सामने विनाइल है तो आप ये मान लेना कि जो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम उससे हेलोजन लगा होगा तो उसे हम लोग विनाइल के नाम से जानते हैं। और इसी तरीके से अगर एलाइल है तो नेक्स्ट टू द डबल बॉन्ड, यानी कि हेलोजन एटम इज अटैच्ड टू द कार्बन कंटेनिंग नेक्स्ट टू द डबल बॉन्ड। यहां पर sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हो जाता है और यहां पर sp3 हाइब्रिडाइज्ड। बहुत ही बेहतर क्वेश्चन आता है। इसी तरीके से बेंजाइल और बेंजो में भी बहुत डिफरेंस कर जाते हैं बच्चे, तो आप जानिए ये ग्रुप अगर इससे हेलोजन लगा है तो ये बेंजाइल है। स्पेलिंग का ध्यान दीजिएगा, बेंजाइल है, ये बेंजाइल है। इसी तरीके से अगर मान लो आप दूसरा एग्जाम्पल ले ले तो यहाँ मैं आपका बेंजल ले लेता हूं, यहाँ Cl2 कर दिए, बेंजल ले लेता हूं और यहाँ पर हम लोग
बेंजो ले लेते हैं, यानी कि बेंजो में अब आपका तीनों हैलोजन लगे, बेंजो ट्राइक्लोराइड। तो ये एग्जाम्पल आपको एग्जामिनेशन में मदद करेंगे। तो इनके एग्जामिनेशन में हेल्प लेने के लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा कि ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एराइल को तो आप जानते ही हैं कि एराइल कौन सा है, जहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहां से एक क्वेश्चन आ सकता है, संभावित है। आईयूपीएससी नेम की अगर मैं बात करता हूं तो आईयूपीएससी नेम भी इसमें से संभावित है कि पूछे जाए। तो जिन जिन के आईयूपीएससी नंबरिंग कहां से करेंगे, इस बात का जरूर ध्यान देना कि नंबरिंग हमेशा उधर से करिएगा जिधर से डबल बॉन्ड पास पड़ता है, यानी कि नंबरिंग टेक्स प्लेस फ्रॉम दैट साइड विच कंटेन द लीस्ट नंबर टू द डबल बॉन्ड, यानी कि डबल बॉन्ड जहां से पास पड़ेगा वहां से नंबरिंग करिएगा। जैसे अगर हम यहां पर नंबरिंग इसको करते हैं, 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, तो पेंट हो गया और 2 पर आपका इन आ गया और 4 पर ब्रोमो आ गया, तो नाम आपको साफ दिखाई दे रहा है 4 ब्रोमो पेंटूइन। तो ये एग्जाम्पल भी आप अच्छे ढंग से तैयार कर लिए, पूरा रिवीजन करा दूंगा आज, पूरी केमिस्ट्री आपके अंदर डाल दूंगा। तो ध्यान दीजिएगा, हमारा एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनने वाला है। और यहाँ पर नेचर अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द नेचर ऑफ जो है वो सी एक्स बॉन्ड, सी एक्स बॉन्ड का नेचर क्या है, तो नेचर में भी आप जानकारी रखिएगा। नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड, अगर सी एक्स बॉन्ड का, तो ये पोलर नेचर में होता है साथियों। और पोलर नेचर का मतलब है बच्चों क्या है, पोलर नेचर, यानी कि एक्स जो होता है पार्शियल नेगेटिव होता है और यहां पर ये पार्शियल पॉजिटिव। तो यानी ये आपको बताने की कोशिश करेंगे कि यहां पर पोलैरिटी क्रिएट हो जा रही है। और ये जो कार्बन आपको दिख रहा है, ये कार्बन भी आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और यहां पर पोलर नेचर आपको दिखाई देगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पर एक क्वेश्चन अक्सर एग्जामिनेशन में आ जाता है और वो क्वेश्चन क्या कहता है वो मैं आपको बताता हूं। वो क्वेश्चन ये कहता है कि अगर मान लीजिए, यहां पर मैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन से बात करता हूं, तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो मानी जाती है वो डार्जन रिएक्शन मानी जाती है। इसको हम लोग डार्जन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। आखिरकार ये डार्जन रिएक्शन इंपॉर्टेंट क्यों मानी जाती है? अब डार्जन रिएक्शन अगर आप नोट कर पाओ कि इसको हम लोग डार्जन्स रिएक्शन के नाम से क्या बोलते हैं। इसमें जो SO2 गैस होती है वो भी रिमूव हो जाती है, HCl जो होती है ये भी रिमूव, ये भी गैस फॉर्म में है, ये सब गैस है। अब जब गैस रिमूव हो जाएगी तो जो मिलेगा एल्काइल हैलाइड, वो हमें कैसा मिलेगा, वो प्योर एल्काइल हैलाइड मिलेगा। इस बात का हमें ध्यान देना पड़ेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पूछी जाती है रिएक्शन एग्जामिनेशन में, इसलिए इसको गहराई से पढ़िएगा, गहराई से समझिएगा। और दूसरी चीज है कि अगर हम लोग एक चीज और नोट कर पाए, जो हमारा क्वेश्चन है, देखो यहां एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट बन रही है, वो आपको नोट करनी चाहिए, एल्केन बाय द फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन। अब आप एल्केन का फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन कराओगे तो यहां पर सेपरेट प्योर कंपाउंड्स कॉन्सिक्वेंटली इड एनी सिंगल कंपाउंड इज लो। तो यहां ध्यान देना कि जो सिंगल, अगर मान लो 1 डिग्री का बना या 2 डिग्री का बना, जो भी बना वो कंडीशन होगा कम बनेगा, इनको सेपरेट करना पड़ता है। तो यहां से अगर पूछा जाए कि ये बताइए कि अगर हम हैलोजिनेशन कराएं तो क्या केवल 1 डिग्री का ही मिलेगा? नहीं, 1 डिग्री मिलेगा, 2 डिग्री मिलेगा, तो ये दोनों सेपरेट करना हमारे लिए मुश्किल होगा। एल्कीन में हम लोग मार्कोनिकॉफ के रूल को भी जरूर ध्यान देंगे, यहां पर मार्कोनिकॉफ के रूल पर भी क्वेश्चन आ सकता है और यहीं से एंटी मार्कोनी भी आ सकता है, एंटी मार्कोनी, जिसे आप खैरस इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं, खैरस इफेक्ट के नाम से जानते हैं। तो ये ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर अगर ये प्रोपीन आपने लिया है, इस पर HI, तो आप ध्यान देना एंटी मार्कोनी केवल HBr पर अप्लाई होता है और मार्कोनी सब पे अप्लाई हो जाता है, वाटर पे भी अप्लाई होता है, HI पे भी अप्लाई होगा, HBr पे भी होगा, HCl पे भी होगा, सभी पे होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर देखो आप, ये आपका माइनर प्रोडक्ट है और ये यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट दिया है, क्योंकि आई वहां पर जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन का नंबर क्या होगा, कम होगा। तो इसको भी आप ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एग्जाम में पूछी जा सकती है। और अगर हम लोग सबसे ज्यादा सैंडमेयर रिएक्शन बहुत फेमस रिएक्शन मानी जाती है प्रिपरेशन में। सैंडमेयर में क्या है भाई, हम लोग एंटो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड पे शॉर्ट नोट आ सकता है, अगर आप ध्यान दीजिए तो इस पे शॉर्ट नोट एग्जामिनेशन में आ सकता है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन गिनी जाती है। और दूसरी चीज आपको बताया, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की जब Cu2Cl2 कराओ, चाहे जैसे अगर यहाँ Cu2Cl2 लिखोगे तो आपका क्लोरो कंपाउंड बनेगा, अगर यहाँ Cu2Br2 ले लोगे तो यहाँ पर
पर ब्रोमो कंपाउंड बनेगा, और CuCN अगर आपने ले लिया तो यहाँ पर साइनो कंपाउंड बनेगा। बेहतर ढंग से रिवीजन करिएगा। और इसी तरीके से अगर आपने Ki के साथ में ट्रीटमेंट करा तो आयोडो कंपाउंड भी मिलता है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस में ये गिनी जाती है। ये कन्वर्जन, ये पॉसिबिलिटी भी यहाँ पर आती है कि भाई ये बताओ कि यहाँ पर अगर आप Br को जोड़ेंगे तो Br कहाँ पर जुड़ेगा, तो फिर आपको पता होना चाहिए जहां मैंने डॉट रखा है Br यहीं जुड़ेगा, यानी Br यहाँ जोड़िएगा और H यहाँ जोड़िएगा, तो देखिए प्रोडक्ट आपको वही मिला हुआ है। HCl जोड़ेंगे तो Cl आपको यहाँ पर जोड़ना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन का नंबर कम आ रहा है। इसी तरीके से अगर यहाँ पर परऑक्साइड लगा दिया, भाई परऑक्साइड में ही तो एंटी मार्कोनी AMKR हो जाता है, और एंटी मार्कोनी जब लगता है तो फिर Br यहाँ जुड़ेगा और H यहाँ जुड़ेगा। प्रोडक्ट आप देख सकते हैं उसी के अकॉर्डिंग बनते चले जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ एक क्वेश्चन है जो अक्सर आपके एग्जामिनेशन में आता है, वाई इज सल्फ्यूरिक एसिड नॉट यूज ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विद KI। यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट, सल्फ्यूरिक एसिड को हम लोग नहीं यूज करते हैं जब एल्कोहल की रिएक्शन हम KI से कराते हैं। देखो अगर मान लो आपने KI की रिएक्शन कराई है और अल्कोहल को कराया है ROH से कराया है, तो फिर हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड इज नॉट यूज्ड, यानी कि अगर हम लोग H2SO4 यूज कर लेंगे तो ये HI बना लेगा और HI फर्दर इससे रिएक्शन कर जाएगा, ये संभावना रहती है। इसीलिए हम लोग ऐसा काम नहीं करेंगे। तो इस रिएक्शन का एक तोड़ ऊपर भी दिया, अगर आप देखें तो आपकी ही किताब में, अगर आप ढूंढना चाहें तो आपकी ही किताब में इसका जवाब भी दिया हुआ है। ये चीज बहुत कम लोग जानते हैं कि इसका जवाब इसी किताब में दिया हुआ है। मैं आपको दिखाई भी देता हूं कि यहाँ पर प्रिपरेशन में आप चले जाइए, एक रिएक्शन दे रखी है मैंने, अभी ध्यान से ऊपर दिखाता हूं मैं आपको, यहाँ चले आइए। ये इसकी प्रिपरेशन जब आएगी तो उसी में दे रखी CX बॉन्ड, इसके बाद प्रिपरेशन ये देखिए। यहाँ पर देखिए अगर मैंने NaBr लिया है तो इस तरीके से ये NaHSO4, यहीं पर KBr ले लीजिए, तब ये पॉसिबिलिटी KI ले लीजिए, तो HI जो होता है डिसोसिएट होने के कारण आयोडीन में, ये कंडीशन बनने के कारण ये संभावित नहीं होती। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रिएक्शन फिंकेलस्टीन रिएक्शन है, और फिंकेलस्टीन रिएक्शन पर भी शॉर्ट नोट आ सकता है, संभावित है शॉर्ट नोट। याद रखिए फिंकेलस्टीन में हमेशा आयोडो कंपाउंड बनता है। तो अब आप ध्यान देना कि श्वार्ट्ज रिएक्शन, फिंकेलस्टीन, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। अगर मैं बात कर रहा हूं श्वार्ट्ज रिएक्शन की, तो श्वार्ट्ज रिएक्शन में अगर आप देखोगे तो श्वार्ट्ज रिएक्शन में हमेशा फ्लोरो कंपाउंड बनते हैं, और फिंकेलस्टीन रिएक्शन में चले जाइए, फिंकेलस्टीन रिएक्शन में आयोडो कंपाउंड बनते हैं। ये बात ध्यान देना। यहाँ NaI, यहाँ RX और NaI पर जब चलेंगे तो यहाँ पर आपने RI और NX बना लेंगे, और इसके बाद अगर आप नेक्स्ट कंडीशन पर चले आएंगे तो AgF को अगर आप रिएक्शन के साथ लाएंगे तो CH3F बनेगा, यानी फ्लोरो। सिंपल सी बात मैं आपसे ये कहूंगा कि AgF, Hg2F2 और SbF3 इनकी सबकी अगर रिएक्शन कराई जाए, यहाँ पर CH3Br, CH3I से CH3Cl किसी से भी कराइए, आपको फ्लोरो, यानी फ्लोरो डायरेक्ट क्यों नहीं बनता। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि वाई फ्लोरो कंपाउंड कैन नॉट, वाई फ्लोरो एल्केन कैन नॉट बी, वाई फ्लोरो एल्केन कैन नॉट बी, why fluoroalkane cannot be prepared directly by fluorination of alkane, by fluorination of alkane। तो ये बात आपको ध्यान देनी पड़ेगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ठीक है, अब अगर हम लोग प्रिपरेशन करते हैं हेलो एरीन्स की, तो आप ये जान लीजिए कि यहाँ पर मैंने आपको बताया कि सैंडमेयर रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, सैंडमेयर रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लेना है। और सैंडमेयर के बाद आप चले आइए नेक्स्ट कंडीशन में। जो बात इंपॉर्टेंट है वो अंडरलाइन किए देता हूँ, क्वेश्चन 100% श्योर है यहाँ से, कि ऑर्डर याद करना कि कौन बढ़िया रिएक्शन करता है। एक बात, दूसरी बात, एल्काइल हैलाइड पोलर होते हैं, एल्काइल हैलाइड्स आर पोलर इन नेचर। ध्यान देना, एल्काइल हैलाइड्स जो होते हैं, alkyl halides are polar in nature, alkyl halides are polar in nature, alkyl halide polar होते हैं but polar in nature but insoluble in water, वाटर में नहीं घुल पाते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाई भी देता हूँ ये बात। देखिए यहाँ लिखा हुआ, एज वी हैव ऑलरेडी लर्न मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑर्गेनिक हैलोजन कंपाउंड्स आर जनरली पोलर ड्यू टू ग्रेटर पोलरिटी एज वेल एज देयर हायर मॉलिक्यूलर मास।
to prevent the hydrocarbon. The intermolecular force of attraction, dipole and van der Waals are stronger than halogen derivative. That's why boiling point of chloride. ये तो सब boiling point की बात हो गई, और यहीं पर मैं आपसे बात कर लेता हूं इनकी solubility की। तो आप देखिए ये solubility है। The halo alkanes are slightly soluble in water. क्यों slightly soluble? एक तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी नहीं इनके अंदर, और दूसरी बात है कि इनके जो वाटर के पास इतनी एनर्जी नहीं कि इनके बीच के बॉन्ड को वो तोड़ सके। एक बात ये याद रखना। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर हम लोग यहाँ पर देखें, ये पॉइंट भी बहुत ही बेहतर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ना नहीं, किसी कीमत पर नहीं छोड़ना, किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ना है। तो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द आइसोमेरिक हेलो एल्केन डिक्रीज विद इंक्रीज इन ब्रांचिंग। जितनी ब्रांचिंग बढ़ाते चले जाओगे तो आपको क्या दिखेगा, ये सर्कुलर शेप दिखेगा। और शेप अगर सर्कुलर हो गई तो आप जानते हो, जैसे कि जाड़ों में आपने देखा होगा ऐसे करके चिड़ियां बैठती हैं पंख पर, गर्मियों में आप इधर टांगे फैला के लेटते हो। तो ये सब संभावनाएं भाई, जब हम लोग ठंड लग रही है यानी कि अपनी सरफेस एरिया घटाएंगे, एनर्जी का लॉस कम होगा, इंटरमॉलिकुलर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो डिक्रीज कर जाएगा। इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज कर जाएगा, मॉलिक्यूल आसानी से क्या है, इवोपरेट, सेपरेट हो जाएगा, और यहाँ सरफेस एरिया, यहाँ पर क्या हो जाता है, सरफेस एरिया ज्यादा हो जाता है। तो यानी कि अगर मैं कहूँ कि ब्रांचिंग होने से सरफेस एरिया जो है वो डिक्रीज करेगा, और सरफेस एरिया डिक्रीज करने से बॉइलिंग पॉइंट घट जाएगा, क्योंकि इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी घट जाएगा। ये बात ध्यान देना। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि जो आपका पैरा डाइक्लोरोबेंजीन है, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन है, इस पैरा डाइक्लोरोबेंजीन में जो इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है, इसका क्रिस्टल लैटिस स्ट्रॉन्ग बनता है, इसलिए कि हाई एमपी इसका रहता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट इसी कारण से लेता है, बेटर क्रिस्टल बनता है। इतने बात, बेटर क्रिस्टल लैटिस इसका बन जाता है, इसीलिए ये कंडीशन पैदा हो जाती है। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आ सकता है एग्जामिनेशन में। बाकी आपको यहाँ से क्या ध्यान रखनी, बाकी यहाँ पर आपको जो इंपॉर्टेंट चीजें वो मैंने आपको बताई। एक क्वेश्चन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हेलो एल्केन्स रिएक्ट विद KCN टू फॉर्म एल्काइल साइनाइड और वाइल AgCN फॉर्म आइसोसाइनाइड। तो आप इसके बारे में जानते भी हैं कि CN जो होता है वो एम्बीडेंटेट लिगेंड होता है। एम्बीडेंटेट का मतलब होता है जो दोनों तरफ से अटैक कर से है, यानी कि नाइट्रोजन NC अगर लिखोगे तो ये CN हो गया, और अगर आप NC लिखोगे तो ये हो गया। यहाँ नाइट्रोजन अगर मान लो CN है तो CN में क्या होगा कंडीशन, यहाँ इलेक्ट्रॉन जो डोनेट करेगा वो कार्बन करेगा, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो डोनेट करेगा मैटर को वो नाइट्रोजन करेगा। तो यहाँ पर अगर कार्बन से बॉन्डिंग हो रही है, अगर कार्बन से बॉन्डिंग हो रही है तो इसका मतलब है कि वो साइनाइड। अब अगर हम दोनों के बॉन्ड को देखें, देखो एक KCN को देखें तो K पॉजिटिव CN नेगेटिव मतलब आयनिक कंपाउंड है, और AgCN को अगर हम लोग देखते हैं तो AgCN एक कोवेलेंट कंपाउंड है। ये हमारा आयनिक कंपाउंड है और ये हमारा कोवेलेंट कंपाउंड है, ये बात ध्यान देना। और कोवेलेंट में ये हमारा नाइट्रोजन फ्री है, अटैकिंग साइड फ्री है, जबकि ये ऑलरेडी कार्बन साइड फ्री हो जा रही है। तो फिर अटैक यहाँ पर यानी कि KCN से रिएक्शन करने पर साइनाइड बनता है, जबकि AgCN से रिएक्शन करने पर आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। इस बात का ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब यहीं पर चल लेते हैं मैकेनिज्म में। आप ये मान के चलना कि SN1 और SN2, SN1 एंड SN2 में से एक मैकेनिज्म 100% रखी है कल पेपर में, यानी कि जो आपका पेपर होने वाला है इसमें एग्जामिनेशन में CBSE क्लास 12 नोट कर लें सभी लोग। CBSE क्लास 12 आप नोट कर लीजिए, ठीक है। CBSE क्लास 12 वाले सभी नोट कर लें कि यहाँ पर 100%, यानी कि अगर हम SN2 रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो SN2 रिएक्शन में क्या होगा, खास बात, इंपॉर्टेंट बात समझना कि इसमें इन्वर्जन हो जाता है, मॉलिक्यूल इन्वर्ट हो जा रहा है। आप देख रहे हैं कि मॉलिक्यूल इन्वर्जन यहाँ पर OH बैक साइड से अटैक करता है, इस तरीके से यहाँ पर Cl आपको दिख रहा है। ये जो प्रोडक्ट बना है वो OH बैक साइड उल्टे, जैसे आपने छाता देखा होगा, जैसे हम लोग छाता लेकर के चलते हैं तो छाता आंधी में क्या हो जाता है, पलट जाता है, उल्टा हो जाता है। तो छाता यहाँ देखो, ये छाता ऐसा था, अब ये छाता हमारा ऐसा हो गया है। ये बात देखिए ध्यान से इन दोनों मॉलिक्यूल्स को, तो यहाँ इन्वर्जन हो जाता है। और ये 1 डिग्री के अल्काइल हैलाइड अक्सर क्या मैक्सिमम SN2 रिएक्शन ही शो करते हैं, जबकि 3 डिग्री के अल्काइल हैलाइड SN1 रिएक्शन शो करते हैं। तो ये बात ध्यान देना कि स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ फंक्शनल ग्रुप अराउंड द कार्बन इज कॉल्ड कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तो जो कार्बन के चारों तरफ ग्रुप का अरेंजमेंट होता है वही कॉन्फ़िगरेशन होता है। उसी तरीके से इन्वर्जन इज ए कॉन्फ़िगरेशन। इन्वर्जन कोई चीज नहीं है, कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर बदल जाना ही, अपोजिट हो जाना, इन्वर्ट हो जाना मॉलिक्यूल का इन्वर्जन कहलाता है। इस बात का ध्यान देना पड़ेगा आपको। इसी तरीके से अगर हम लोग SN1 रिएक्शन की तरफ चल लेते तो SN1 रिएक्शन इज शोन बाय दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड इनमें
विच हेलोजन एटम इज, देखो यहाँ पर SN1 की अगर बात आती है तो 3 डिग्री के एल्काइल हैलाइड हेलोजन रिएक्शन जब करते हैं हेलोजन से 3 डिग्री के, तो वो सामने से यानी कार्बो, यहाँ पर एक कार्बोकैटायन बनता है और ये स्टेबल कार्बोकैटायन होता है और यहाँ पर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी यही होती है, यानी फर्स्ट स्टेप इज द स्लो स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ ओनली वन रिएक्टेंट, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड SN1 रिएक्शन। तो ये SN1 कहलाती, बहुत ही जबरदस्त रिएक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इस बात का ध्यान देना। और SN2 की बात करें तो सबसे बढ़िया SN2 1 डिग्री शो करता है, उससे यानी अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में देखें, इंक्रीजिंग ऑर्डर में देखें या डिक्रीजिंग ऑर्डर में देखें, मैं आपको बताऊं सबसे SN अगर 3 डिग्री सबसे कम हो गया, 2 डिग्री सबसे ज्यादा हो गया, 1 डिग्री सबसे कम, इसकी बात होती है SN2 रिएक्शन की। और SN1 में अगर हम देखेंगे तो SN1 में आप सबसे ज्यादा, यानी कि अगर हम SN1 में देखें तो 1 डिग्री सबसे कम, 2 डिग्री उससे ज्यादा, 3 डिग्री सबसे ज्यादा रहता है ये SN2। इसके एग्जाम्पल्स जो आपके NCERT के एग्जाम्पल है वो आ सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला एग्जाम्पल, 100% आपको एग्जामिनेशन में मिलेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल फॉर CBSE क्लास 12th के लिए, पढ़ के जाइएगा। इसमें SN1, SN2 का ऑर्डर पूछा है तो आपको बताना पड़ेगा SN1 SN2 के ऑर्डर क्या है। 4 आइसोमेरिक ब्रोमोब्यूटेन की अगर बात कर रहा है तो 4 आइसोमेरिक ब्रोमोब्यूटेन पर चलो, तो ब्रोमोब्यूटेन का मतलब हुआ कि भाई एक तो कंपाउंड ये हो गया आपका ब्रोमोब्यूटेन CH3 CH2, चलो यहाँ दिया हुआ है तो ये आपका 1 डिग्री में चला जा रहा है, ये आपका 1 डिग्री, लेकिन यहाँ पर कार्बन 2 डिग्री हो गया। इसी तरीके से यहाँ पर 2 डिग्री है लेकिन यहाँ पर 1 डिग्री, भाई 2 डिग्री ज्यादा रिएक्टिव होगा लेकिन ये टोटली 1 डिग्री आ गया, इस तरीके से यहाँ 3 डिग्री आ गया। तो यहाँ पर ऑर्डर हमें याद करने पड़ेंगे और ये ऑर्डर हमें याद क्या पढ़ेंगे, एक टेक्निक के थ्रू हमें याद करना पड़ेगा। और टेक्निक क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखो आप कार्बन हेलोजन को देखना कि हेलोजन कहाँ जुड़ा है। जैसे हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है अगर उस पर एक भी हाइड्रोजन लगा है तो आप मान लेना कि वो 2 डिग्री है, और अगर वहां पर एक भी नहीं लगा है तो 3 डिग्री है, एक से ज्यादा लगा है तो फिर 1 डिग्री। अब 1 डिग्री में भी उसके बगल का हाइड्रोजन, बगल का कार्बन देख लेना, जैसे कि मान लीजिए ये देखना पड़ेगा, ये भी आपका 1 डिग्री है, ये भी आपका 1 डिग्री, लेकिन दोनों में बगल का ये वाला जो कार्बन है ये आपका सेकेंडरी कार्बन है, इसलिए प्रेफरेंस इसे ज्यादा दे दी गई। इस बात का ध्यान दीजिएगा, प्राइमरी होते हुए भी बगल का कार्बन देखना है, प्राइमरी में भी बगल का कार्बन देखना है, तो अगर बगल वाला कार्बन आपका दिखाई दे रहा है तो आप उसे सेकेंडरी अगर है तो उसकी प्रेफरेंस आप ज्यादा दिखाएंगे, जो इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में, कल जो एग्जामिनेशन जो आपका यूपी बोर्ड का होने, सॉरी CBSE बोर्ड का होने वाला है, यूपी का तो लास्ट में, CBSE का जो होने वाला है वो इंपॉर्टेंट एग्जाम में ये क्वेश्चन मिलेंगे। यहाँ पर आपको क्वेश्चन जो आ सकता है, संभावित क्वेश्चन क्या हो सकते हैं, एक तो आपको मैं बताऊंगा, यहाँ पर कायरल कार्बन पूछे जा सकते हैं, यहाँ पर कायरल कार्बन कौन सा है, यहाँ पर कायरल कार्बन कौन सा है, यहाँ पर कायरल कार्बन कौन सा है, यहाँ पर कायरल कार्बन कौन सा है। तो जहां पर मैंने डॉट रखा हुआ ये सब कायरल आपको दिखाई देंगे या नहीं देंगे ये बताना पड़ेगा, आंसर आपको देना पड़ेगा। तो कायरल की पहचान ही होती है कि अलग एटम और डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए, तो यहाँ पर तो कायरल दिख रहा है लेकिन यहाँ पर ये कायरल नहीं दिख रहा है। यहाँ पर देखिए ये इधर अलग है, इधर अलग है, ये पूरा अलग है, तो ये भी कायरल है, तो जहां पर मैं टिक कर रहा हूँ ये कायरल है और ये वाला दोनों सेम हो जाते हैं नॉन कायरल, तो ये कट मैं कर देता हूँ। आपको जवाब भी मिल गया होगा बिल्कुल बेहतर ढंग से। तो ये रिएक्शंस जरूर पढ़िएगा। यहाँ पर रेसिमाइजेशन पर एक शॉर्ट नोट आ सकता है, रेसिमाइजेशन पर शॉर्ट नोट आ सकता है, रिसोल्यूशन पर शॉर्ट नोट आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप पढ़ करके जाइएगा। तो यहाँ से तो ये रिएक्शंस, इसके बाद कन्वर्जन भी मैं अभी आपको बताऊंगा, अगली वीडियो कन्वर्जन की दूंगा, जो कन्वर्जन भी आएंगे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर वुड्स रिएक्शन पर शॉर्ट नोट आ सकता है, वुड्स रिएक्शन वाई, यानी कि शॉर्ट नोट वुड्स रिएक्शन में एक क्वेश्चन और भी आता है कि वाई ऑड नंबर कार्बन कंटेनिंग, यानी यहाँ पर ध्यान दीजिएगा वुड्स से जो क्वेश्चन संभावित है वो ये भी है कि वाई ऑड नंबर कार्बन कंटेनिंग एल्केन्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, कार्बन कंटेनिंग एल्केन्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड। इस बात का ध्यान दीजिएगा। एक तो ये क्वेश्चन आने की संभावना हो सकती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। और दूसरी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पर अगर देखते हैं तो ग्रिग्नार्ड RMGX भी ये बनाता है, और RMGX जो होता है वो वाटर से रिएक्शन करने के बाद एल्केन बना लेता है, यानी कि RH बना लेता है, तो इसका मतलब है वाटर से इसे दूर रखना पड़ेगा, वाटर से बहुत प्यार करता है ये बात ध्यान देना है। तो एक वुड्स रिएक्शन पर क्वेश्चन, वुड्स फिटिक रिएक्शन पर क्वेश्चन याद रखिएगा।
वुड्सफिटिक पर भी क्वेश्चन पूरा संभावित है, याद रखना है और इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर आपने नोटिस किया है तो यहां पर अगर Cl लगा है और NaOH अगर हमने लिया है तो ये OH हमारा कहाँ Cl को रिप्लेस करेगा, लेकिन डायरेक्टली नहीं करता है रिप्लेस, पहले ONA बनाता है। इस रिएक्शन का नाम भी अगर आप जान पा रहे होंगे, यहाँ से क्लोरोबेंजीन से फिनॉल अगर हम लोग बना रहे हैं, डाउस प्रोसेस के नाम से इसको जानते हैं, इसे हम लोग डाउस प्रोसेस बोलते हैं। तो इसको भी आप अच्छे ढंग से पढ़ लीजिएगा, बहुत ही बेहतर रिएक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, संभावना है। दूसरी चीज मैं आपको बताऊंगा कि इसमें फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन और एल्काइलेशन दोनों रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, यानी कि फ्रीडल क्राफ्ट पर भी शॉर्ट नोट आप बिल्कुल पढ़ करके जाइएगा, छोड़िएगा नहीं। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में होता क्या है बच्चों, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में अगर आपने बेंजीन लिया है, ठीक है, अब यहां पर चाहे क्लोरोबेंजीन लो, तो यहां पर हम लोग फ्रीडल क्राफ्ट CH3Cl लेंगे फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में, और ये एनहाइड्रस AlCl3 लेते हैं, और एनहाइड्रस AlCl3 ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप को जोड़ देता है, जबकि एसाइलेशन में ये ऑर्थो पैरा पर। तो यहाँ मेजर प्रोडक्ट कौन बनेगा, जो पैरा वाले प्रोडक्ट होते हैं, दोनों में ही पैरा वाले प्रोडक्ट मेजर होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट थी ये बात, आपको मैंने जानकारी में दी। दूसरी बात साथियों, इनके बच्चों एल्केन, इनके कन्वर्जन पर मैं लगातार भाई आपसे बात भी करूंगा, इस वीडियो के बाद कन्वर्जन पर बात करूंगा, लेकिन चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपके भाई बहनों के काम बहुत आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट, आपको भी बहुत काम। DDT का स्ट्रक्चर भी एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, DDT का स्ट्रक्चर संभावित बन सकता है, लेकिन उससे बेटर आपको मैं बताऊंगा कि एक क्वेश्चन जो वाई क्लोरोफॉर्म इज केप्ट इन एयर टाइट डार्क कलर्ड बोटल्स, ये वाला क्वेश्चन 100% एग्जामिनेशन में आ सकता है कि क्लोरोफॉर्म जब रिएक्शन करता है तो फॉस्जीन गैस का फार्मूला पूछ सकते हैं, वाई क्लोरोफॉर्म इज केप्ट इन एयर टाइट डार्क कलर्ड बोटल्स में रखा जाता है, वाई इथेनॉल इज एडेड इन द बोटल्स ऑफ क्लोरोफॉर्म। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहां से वाई क्लोरोफॉर्म इज केप्ट इन, वाई क्लोरोफॉर्म इज kept in airtight dark colored bottles, यानी कि एयर टाइट डार्क कलर्ड बोटल्स में क्यों रखा जाता है, पहली बात ये। दूसरा आपसे कि वाई इथेनॉल इज एडेड इन द, वाई इथेनॉल इज एडेड इन द बोटल्स ऑफ क्लोरोफॉर्म, ठीक। इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, बहुत ही बेहतर ढंग से हमने आपको बहुत सारी चीजें बताई। यहीं पर एक टेस्ट है जिसका नाम है आयोडोफॉर्म टेस्ट, उसको भी जरूर पढ़ लीजिएगा। अब आयोडोफॉर्म टेस्ट क्या बताता है, पहले मैं आपको बताता हूं कि आयोडोफॉर्म टेस्ट क्या बताएगा। आयोडोफॉर्म कंपाउंड जो होता है वो येलो कलर का होता है, CH3। आयोडोफॉर्म कंपाउंड टेस्ट केवल वही कंपाउंड देंगे जिनमें या तो ये ग्रुप होना चाहिए, यानी कार्बोनाइल ग्रुप से ये अटैच हो, आगे हाइड्रोजन हो सकता है, मिथाइल हो सकता है, एंड सो ऑन, कुछ भी लगाइए। इसके बाद अगर मान लीजिए एक कंडीशन ये भी है कि यहाँ OH और यहाँ H लगा हो, बाकी यहाँ पर CH3 लगा हो, H लगा हो, दोनों संभावित है, तो ये दोनों कंपाउंड जिनमें ये चीज मिलेगी वो आयोडोफॉर्म टेस्ट देंगे। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि क्या ये एसिटल्डिहाइड आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, तो ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है क्योंकि इसमें इतना हिस्सा कॉमन मिल रहा है। अगर आपसे कहा जाए कि ये एसीटोन क्या आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, तो फिर ये भी आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। आपसे कहा जाए कि क्या ये बेंजल्डिहाइड आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, तो फिर भैया बेंजल्डिहाइड आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं दे पाएगा क्योंकि यहाँ पर कोई भी कंडीशन फॉलो नहीं हो रही है। अगर आपसे कहा जाए कि बेंजोफिनोन, ये बेंजोफिनोन है, क्या ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, तो इसमें भी संभावना नहीं है। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि क्या एसिटोफिनोन आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, तो फिर ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें इतना हिस्सा मिल जा रहा है। तो इस तरीके से मिथेनॉल आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं दे सकता है क्योंकि इसमें कोई भी कंडीशन फॉलो नहीं हो रही। तो इतने क्वेश्चंस अगर आप करेंगे, हम आपको कन्वर्जन भी बताएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्जन बताएंगे और इनके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताएंगे, और ये वाली 6.4 से 100% एक क्वेश्चन आएगा, आप नोट कर लेना। इनमें से कोई 2 कन्वर्जन निश्चित है, 2 कन्वर्जन निश्चित है। अगर आप इनसे बात करेंगे तो आसानी से ये क्वेश्चन हो जाएंगे, इन पर भी हमारी चर्चा होगी। लेकिन आज पहले हम लोग 1 शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं इस चैप्टर का। तो ये चैप्टर हमारा हो गया। अब हम लोग चल लेते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर जिसका नाम है एल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर। एल्कोहल्स, फिनॉल्स, ईथर अगर मैं बताऊं आपको तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है एल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर। ये है हमारा एल्कोहल्स, फिनॉल्स, ईथर। एल्कोहल्स, फिनॉल्स, ईथर को भी हम एक ट्रिकी पॉइंट से रिवाइज करेंगे और आपके सामने रखेंगे कि आखिरकार हमें
क्या करना चाहिए, आखिरकार हमें क्या करना चाहिए, इस चैप्टर पर हमें कहाँ ध्यान देना चाहिए, किन किन टॉपिक्स पर ध्यान देना चाहिए, पूरी ऑर्गेनिक वन शॉट में दे रहा हूँ। अल्कोहल्स, फिनॉल्स, ईथर बहुत ही बेहतर ढंग से। सबसे पहले तो आपको मैं बताऊंगा कि यहाँ पर मोनो डाई और ट्राई के एग्जाम्पल्स आप जरूर पढ़ करके जाइएगा कि मोनो डाई और ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल कौन से होते हैं। तो मोनो डाई ट्राई में आपको पता होना चाहिए कि मोनो हाइड्रिक एल्कोहल्स वो एल्कोहल्स होते हैं, मोनोहाइड्रिक वो एल्कोहल्स होते हैं जिनमें एक OH लगा हो और जिनमें दो लगे होंगे डाईहाइड्रिक, लेकिन दोनों डिफरेंट से लगे होने चाहिए। ये बात याद रखना भाई। अगर मान लीजिए अगर आपसे कहा जाए कि सपोज कर लेते हैं कि अगर हमारी एक ही कार्बन पर दोनों OH लग गए तो ये स्टेबल नहीं होता और यहाँ से एक बूंद जिंदगी की टपक जाती है। बात ध्यान देना। प्राइमरी अल्कोहल होते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल होते हैं, टर्सरी अल्कोहल। प्राइमरी में फिर वही कंडीशन है, सेकेंडरी में भी सेम कंडीशन, टर्सरी में भी सेम कंडीशन होती है। इनका कार्बन जो होता है वो आपको पता होना चाहिए sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। ये बेहतर वीडियो है आपके लिए, ध्यान दीजिएगा। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखना कि अगर बेंजीन से डायरेक्ट OH ग्रुप लगा है, बेंजीन से अगर डायरेक्ट OH ग्रुप लगा है तब तो वो आपका कहलाता है फिनॉल। अगर बेंजीन से डायरेक्ट लगा है तब उस समय ये फिनॉल कहलाएगा। लेकिन अगर बेंजीन की साइड चेन से लगा है तो फिर फिनॉल नहीं है भाई साहब, फिर उसको हम लोग अल्कोहल, इसे बेंजाइल अल्कोहल कहते हैं। इसी तरीके से अगर डिवाइड कर दिया सेकेंडरी, इसी तरीके से डिवाइड कर दिया तो टर्सरी, ये सब पॉसिबिलिटी है। बेंजाइल, ये बिनाइल अल्कोहल में भी मैंने अभी आपको बताया कि बिनाइल की पहचान ही होती है कि डबल बॉन्ड वाले कार्बन से OH लगा होना चाहिए। ऐसे ही एलाइल अल्कोहल भी होता है और एलाइल अल्कोहल की पहचान है कि डबल बॉन्ड के नेक्स्ट कार्बन से हमें दिखाई देना चाहिए OH लगा हुआ। इस बात का ध्यान दीजिए, बहुत ही बेहतर रिएक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन। इसी में आपको ये चीज ध्यान देनी पड़ेगी जहां पर मैं बता रहा हूं इन कंपाउंड्स के नाम पूछे जा सकते हैं। ये कंपाउंड पेपर में आ सकते हैं और आए भी हैं। जैसे कि मान लीजिए रिसोर्सिनॉल का फार्मूला आपसे पूछ लिया, अब आप रिसोर्सिनॉल का फार्मूला नहीं बता पा रहे तो रिसोर्सिनॉल में ध्यान देना कि रिसोर्सिनॉल, कैटिचॉल और आपका हाइड्रोक्विनोल ये है, और इनमें हाइड्रोक्विनोल, और यहाँ पर देखिए हाइड्रोक्विनोन लिखा है, क्विनोन नहीं है, क्विनॉल है। ठीक है, हाइड्रोक्विनॉल बोला जाता है। अब देखो आपको मैं बताऊं, यहाँ पर मैं यहाँ ध्यान देता हूं कि अगर बगल में लगा दो तो कैटिचॉल, अगर एक पोजीशन छोड़ कर लगा दो, ऐसे करके कहीं से भी एक छोड़ दो, ये आपका रिसोर्सिनॉल, और आमने सामने लगा दो तो क्विनॉल के नाम से ये जाना जाता है। ठीक है, इसी तरीके से ऑर्थोक्रिसॉल, मेटाक्रिसॉल, पैराक्रिसॉल, ये सब चीजें बहुत ही बेहतर ढंग से चलती हैं, इनको आप जरूर पढ़िएगा। और ईथर्स की रही बात तो ईथर्स वो कंपाउंड है जिनमें एल्काइल ग्रुप सेम और डिफरेंट ऑक्सीजन, यानी कि दो सेम एल्काइल ग्रुप या दोनों डिफरेंट एल्काइल ग्रुप, या मतलब लंबी चेन वाले भी हो सकते हैं, अनसिमेट्रिकल भी हो सकते हैं। अगर ऑक्सीजन से बैलेंसी इनकी सेटिस्फाइड हो रही है दोनों वैलेंसी, तो फिर वो ईथर है, वरना अगर सल्फर से हो जाए तो वो थायो ईथर कहलाते हैं। ये बात भी ध्यान दीजिएगा। ये वाले कंपाउंड थायो ईथर के नाम से जाने जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर दिस CBSE क्लास 12 के जो बच्चे हैं वो आज हमें सुने, देखें, और उनको बहुत बड़ा बेनिफिट। ये एंगल का वेरिएशन, जैसे मिथेनॉल है, अब मिथेनॉल में ये हमारा मिथाइल ग्रुप लगा हुआ, एंगल आपका 108.9 डिग्री का दिखा रहा है, जबकि ये हमारा फिनाइल ग्रुप हो गया, एंगल 109 हो गया। तो देखो फिनाइल ग्रुप बड़ा हुआ, बल्कि ग्रुप हुआ, और जब बल्कि हुआ तो रिपल्सन ज्यादा होगा, तो एंगल ऑटोमेटिकली बढ़ ही जाएगा। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दो मिथाइल ग्रुप हैं, जब दो मिथाइल ग्रुप तो एक दूसरे को रिपेल कस के कर देंगे, और जब कस के रिपेल कर देंगे तो एंगल 111.7 डिग्री का हो जाता है, 111.7 डिग्री का हो जा रहा है। यानी कि जो स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण ग्रुप रिपेल कर रहे हैं, उस रिपल्सन के कारण ही आपका ये दिखाई दे रहा है यहाँ पर। तो CBSE वाले सभी बच्चे हमें समझें और देखें यहाँ पर क्या होना है। सबसे पहले तो एक एल्कीन से बनाते हो, यहाँ पर एक मैकेनिज्म जरूर आती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म। यहाँ पर हमें प्रोटोनेशन स्टेप और डीप्रोटोनेशन स्टेप को जरूर समझ लेना चाहिए। क्या कहते हैं, जैसे अगर मान लो एल्कीन से हमें बनाना है अल्कोहल,
ठीक है, यहाँ पर आप देखें, अगर मान लीजिए हम थोड़ी देर के लिए ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 लेते हैं और इसमें डाल देते हैं हम वाटर। जैसे ही वाटर डालते हैं तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH2, यहाँ पर OH, इथेनॉल बन जाता है। और प्रोपीन में डालेंगे तो HOH को अगर हम लिखेंगे तो OH यहाँ जुड़ेगा और H यहाँ जुड़ेगा, यानी कि प्रोपेन 2 ऑल प्राप्त हो जाता है, प्रोपेन 2 ऑल बन जाता है। फॉर्मेशन ऑफ द प्रोपेन 2 ऑल टेक्स प्लेस व्हेन प्रोपीन रिएक्ट्स विद वाटर इन एसिडिक मीडियम। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन फॉर CBSE एग्जामिनेशन। CBSE के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मानी जाती है। अब यहाँ पर इसकी रिएक्शन क्या, पहले तो हम वाटर को तोड़ लेते हैं, यानी कि वाटर को प्रोटोनेट कर लेते हैं। इस प्रोटोनेशन के बाद हम जब एल्कीन पर अटैक कराएंगे तो एल्कीन का ये बॉन्ड इसे खींच करके लाएगा, यानी कि यहाँ पर तो अब ये बॉन्ड इधर आ गया तो इसका मतलब वो इस पे नेगेटिव आया और नेगेटिव से ही ये पॉजिटिव जुड़ेगा, तो सिंपल सी बात है वाटर निकल जाएगा और H यहाँ पर निकलेगा। देखो अब आप जान करके देखो कि भाई हमने क्या किया, जब ये जुड़ा है तो यहाँ क्या आया होगा, यहाँ नेगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, तो नेगेटिव से तो हाइड्रोजन जुड़ेगा, तो यहाँ जोड़ दिया हमने। अब इसके बाद हमने फिर वाटर का अटैक कराया, क्योंकि वाटर के पास में लोन पेयर आपको अवेलेबल दिखाई दे रहा है और ये लोन पेयर ये दोनों लप्पू गए, कार्बन को गप्पू कर दिया इन्होंने। जैसे कार्बन को गप्पू किया तो खट से सेटिस्फाइड हो गया। अब जैसे सेटिस्फाइड हुए तो अब हुआ ये कि अपनी बैलेंसी को सेटिस्फाइड करने के लिए इसने ऑक्सीजन ने कहा कि हमारा इलेक्ट्रॉन दे दो, हाइड्रोजन भैया वाटर के साथ फिर वापस चले गए, हमारा यहाँ पर अल्कोहल बन गया। अब अगर हम लोग इसे और बेटर ढंग से दिखाने की कोशिश करें तो आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा कि सिंपल होती है मैकेनिज्म। सबसे पहले आप H पॉजिटिव को लीजिए, H पॉजिटिव का अटैक करा दीजिए एल्कीन के ऊपर। अब एल्कीन मान लीजिए मैंने यहाँ करा दिया अटैक, तो नेक्स्ट स्टेप में आप यहाँ पर C पे H दिखाइए, यहाँ पर C, यहाँ पर पॉजिटिव साइन दिखा दीजिए। इस पर आपने प्रोटोनेशन करा दिया, अब यहाँ पर वाटर अटैक करा दीजिए। वाटर जब अटैक करेगा तो यहाँ पर मैं H दिखा रहा हूँ, यहाँ पर C, यहाँ पर आपका OH और यहाँ पर H। अब इस पे पॉजिटिव आ जाएगा। अब इस पे पॉजिटिव आने का मतलब है कि ये अब क्या करे, ये हाइड्रोजन यानी कि इस पॉजिटिव को पूरा करने के इलेक्ट्रॉन छोड़ के हाइड्रोजन निकल जाएगा और -H पॉजिटिव हो जाएगा। ये आपका कंपाउंड यहाँ पर जो मिल जाता है 1 2 3 4 बैलेंसी, 1 2 बैलेंसी का ध्यान देना पड़ेगा। बैलेंसी मैंने यहाँ एक्स्ट्रा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, बैलेंसी यहाँ एक्स्ट्रा ये बन गई थी, ये बन गई थी, इसको हटा दीजिए, इसकी बैलेंसी हटा दीजिए। अब यहाँ पर हो गया आपका C और यहाँ पर आपका आ गया ये बैलेंसी ऐसे ही रही और 1 2 3 4 पूरी हो गई और यहाँ पर आपका OH और H पॉजिटिव यहाँ से निकल गया। तो इस तरीके से आप आसानी से अल्कोहल बना सकते हैं, बहुत बेहतर ढंग से बना सकते हैं। वन शॉट में रिवीजन करा रहा हूँ, एक रात में कैसे करें रिवीजन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिवीजन केवल एक रात में। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन पर शॉर्ट नोट आ सकता है, इस बार याद करके जाना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि प्रोपीन को अगर BH3 से रिएक्शन कराएं, BH3 से कराना, ये वाली रिएक्शन बिल्कुल मत याद करो, मैं जो बता रहा हूँ उसको याद करिए आप। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पर बनना परेशान हो जाएंगे, CH डबल बॉन्ड CH2 ले लीजिए, इस पर अगर आपने BH3 का अटैक कराया तो फिर आप एक H इसमें जोड़ दीजिए, यानी कि कंपाउंड CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 डॉट BH कर दीजिए, इस BH2 कर दीजिए। इसके बाद फिर एक स्टेप उठाइए, फिर दोबारा कराइए प्रोपीन की रिएक्शन। अब जैसे ही प्रोपीन की रिएक्शन कराओगे तो यहाँ पर भी कंपाउंड CH3 CH2 दो बार बन जाएगा और यहाँ BH बन जाएगा। इसके बाद फिर दोबारा प्रोपीन से रिएक्शन करा देना, प्रोपीन से रिएक्शन करा देना, तो यहाँ CH3 हो गया, CH2 हो गया, CH2 हो गया का होल थ्राइस, यहाँ पर B हो गया। तो ये भी बात आप जान लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी। अब इसका हम ऑक्सीडेशन करा देंगे और ऑक्सीडेशन हम H2O2 से कराते हैं तो हमारा सिंपल वे में ये कंपाउंड बन जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ कार्बोनाइल कंपाउंड से भी अल्कोहल बनते हैं, इनके रिडक्शन कराए, ये रिएक्शन थोड़ी कम आती है, लेकिन एक बात जरूर पूछी जाती है कि एल्डिहाइड है तो हम लोग कैटलिस्ट LiAlH4 ले सकते हैं, लेकिन कीटोन का अगर हम लोग रिडक्शन करते हैं तो यहाँ पर हमें NaBH4 ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसी में आपका एक क्लीमेंसन रिडक्शन भी है, आगे अभी बात करेंगे। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं ग्रिग्नार्ड रेजेंट से तीनों, ये वाली रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट। फॉर्मेल्डिहाइड, अगर HCHO फॉर्मेल्डिहाइड लोगे तो 1 डिग्री का अल्कोहल बनता है, अगर आपने एसीटल्डिहाइड लिया तो 2 डिग्री का अल्कोहल बनता है, और अगर आपने एसीटोन ले लिया तो एसीटोन में आपका बनेगा 3 डिग्री का अल्कोहल। बहुत ही बेहतर ढंग से आप इसे कर सकते हैं, यानी ग्रिग्नार्ड रेजेंट अटैक आपको एक ही तरीके से कराना है, अटैक केवल एक ही पैटर्न पर। चलिए देखिए, मैं एक ही रिएक्शन से आपको ट्रिक दिखा दे रहा हूं।
जैसे कि मान लो ये आपका RMgX है, ये आपका RMgX है। इस पर अगर आपने फॉर्मेल्डिहाइड यानी हटा दीजिए, केवल कार्बोनाइल ग्रुप लगा लीजिए। ये मैंने दोनों वैलेंसी फ्री छोड़ दी। अब आप इसका अटैक यहाँ कराइए। जैसे अटैक कराओगे तो यहाँ R हो जाएगा, ये C हो जाएगा, यहाँ पर OMgX हो जाएगा। इसको अगर आप हाइड्रोलाइज करा दो एसिडिक मीडियम में तो सिंपल सा यहाँ से तोड़ देना, H इधर OH इधर ले आना, यानी कि RCO और यहाँ पर OH बन गया और साथ में बन गया आपका MgOH और X। तो ये बात आप ध्यान देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन फॉर दिस एग्जामिनेशन। इस पर मैं इंपॉर्टेंट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे उम्मीद है कि ये इनमें से एक रिएक्शन 100% आपको मिलेगी, इसलिए आप बेफिक्र रहिएगा और पूरी ताकत के साथ में ये हमारा चैनल सब्सक्रिप्शन पर ले लीजिए। हम आपको इसमें बहुत सारी बातें भी बताते हैं। जेईई और नीट की प्रिपरेशन भी आपकी चलती है यहाँ पर। हेलो एरीन से मैंने बोला था कि इस रिएक्शन को आप जरूर पढ़िएगा। इस रिएक्शन को आप बोलते हैं, नाम आपको पता होना चाहिए। इसको हम लोग डाउस मेथड के नाम से जानते हैं, डाउस प्रोसेस के नाम से जानते हैं कि क्लोरोबेंजीन से हम लोग फिनॉल कैसे बनाते हैं। कन्वर्जन भी आता है कि हाउ कैन यू कन्वर्ट क्लोरोबेंजीन इनटू फिनॉल। क्लोरोबेंजीन से हम लोग फिनॉल कैसे बनाएंगे, इस कन्वर्जन को आप विशेष तौर से हमें ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट ये रिएक्शन है। डाइजोनियम वाली मैंने पीछे इंपॉर्टेंट बता ही दी थी। क्यूमीन की रिएक्शन एक और पढ़ लीजिएगा। क्यूमीन से फिनॉल की रिएक्शन पूछी जाती है, हाउ कैन यू कन्वर्ट क्यूमीन। तो अधिकतर लोगों को क्यूमीन का स्ट्रक्चर ही नहीं पता रहता है, तो आप कुछ मत करना, इसे ये यहाँ पर देखो, यहाँ पर H जोड़ लेना और इस तरफ CH3 इस तरफ CH3, तो ये क्यूमीन बन जाता है। और क्यूमीन का कुछ नहीं कराना, इन दोनों के मुंह में एक दो रसगुल्ले डाल देना और एक रसगुल्ला नोच के फेंक देना, तो ये ऑटोमेटिकली फिनॉल बन जाएगा। तो सिंपल सी बात है। ये कीटोन का भी मेथड माना जाता है और ये फिनॉल का भी माना जाता है। फिनॉल में एक क्वेश्चन और है कि व्हाई ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज मोर वोलेटाइल देन पैरानाइट्रोफिनॉल। इस क्वेश्चन को भी इंपॉर्टेंट मान लीजिए। व्हाई ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज मोर वोलेटाइल देन पैरानाइट्रोफिनॉल। पैरानाइट्रोफिनॉल क्यों, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल ज्यादा वोलेटाइल क्यों, इवोपरेट जल्दी क्यों हो जा रहा है, इस पर ध्यान देना पड़ेगा। और दूसरी चीज आपको बताऊं कि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कम हो जाता है एज कंपेयर टू पैरा, क्योंकि इसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इसके अंदर कौन सी है, ध्यान देना, इंट्रा, और इसके अंदर कौन सी है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसको याद रखिएगा। इसके बाद मैं आपसे कहूंगा कि आप लोग केमिकल रिएक्शन में, एक तो वहां हमने वहां हाइड्रेशन पढ़ा, यहाँ डिहाइड्रेशन भी पढ़ना हमारे लिए जरूरी हो जाता है कि आखिरकार इसका डिहाइड्रेशन कैसे होगा। तो डिहाइड्रेशन रिएक्शन में दो रिएक्शन बहुत आती हैं। अगर हमारे पास में ये एल्कोहल लिया, मैंने ये एल्कोहल लिया, दो मॉलिक्यूल लेकर के हमने इसको 140 डिग्री सेल्सियस पर कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ में गर्म किया है, तो यहाँ पर ईथर बन जाता है, ईथर। ध्यान देना। अब ये टेम्परेचर एक बार ऐसा था कि जब मैं पढ़ा रहा था तो उस समय केल्विन में आ गया, यानी कि अगर हम इसको 273 जोड़ दे इसमें 273 पर प्लस 140, तो यहाँ पे आपका हो गया 413 केल्विन हो गया, 413 केल्विन हो गया। लेकिन अगर मान लीजिए यही मैंने अल्कोहल लिया, यहीं पर अल्कोहल मैंने ले लिया, इस तरीके से मैंने यहाँ पर अल्कोहल ले लिया, तो अब आप ये ध्यान दीजिएगा कि इस अल्कोहल में अगर टेम्परेचर हमने कंसंट्रेटेड H2SO4 डाला, टेम्परेचर 170 डिग्री सेल्सियस या 443 केल्विन में यूज कर रहा हूं, तो यहाँ पर एल्कीन बनने की संभावना नहीं, पूरी 100% निश्चित है। डेफिनेटली एल्कीन बनती है। तो आप याद रखना कि हाई टेम्परेचर मतलब एल्कीन, लो टेम्परेचर मतलब ईथर। ईथर ठंडा होता है, लो टेम्परेचर, ऐसे समझो। ईथर जो होता है वो कूल होता है, ईथर का मतलब कूल, ठंडा। तो लो टेम्परेचर होगा, लो टेम्परेचर वाला ईथर बनेगा। और हाई टेम्परेचर यानी ईथीन गर्म होती है तो हाई टेम्परेचर पर बनती है। याद रखना, सिंपल है, सिंपल मेथड है, सिंपल तरीका है, आप याद कर सकते हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन। इसके बाद इसमें से एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है, जहां पर क्वेश्चन आ रहे हैं कि व्हाई फिनॉल इज आर्थो पैराडायरेक्टिंग। ये आर्थो पैराडायरेक्टिंग क्यों होता है, तो आपको पता होना चाहिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी आर्थो पैरा पोजीशन पर ये बढ़ा देता है। इसके रेजोनेटिंग को देख करके फिनॉल का एसिडिक करैक्टर बहुत ज्यादा क्यों होता है एज कंपेयर टू इथेनॉल ROH के कंपैरिजन में। तो मैं आपको बताऊंगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये रेजोनेंस के थ्रू अंदर चले जाते हैं और H
पॉजिटिव सॉल्यूशन में बाहर आ जाता है, जबकि अल्कोहल में यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट होने के कारण, यहाँ प्लस आई इफेक्ट होने के कारण ये सपोर्ट करता है H जल्दी नॉट अवेलेबल इजिली, नॉट अवेलेबल इजिली, और यहाँ पर अवेलेबल इजिली, ये बात ध्यान देना है, अवेलेबल इजिली या ड्यू टू रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड स्ट्रक्चर, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होने के कारण ही ऐसा होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रहा हूँ। और यहाँ आपको इनके फिनॉक्साइड आयन के रेजोनेंस भी बनाने आने चाहिए, क्योंकि फिनॉक्साइड आयन के रेजोनेंस भी आपसे एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये रिएक्शन तो मान के चलो, इस पे मैं 2025 सीबीएसई लिखे दे रहा हूँ, कल ये परसों देख लेना, आपको ये रिएक्शन मिल जाएगी। यानी सैलिसिलिक एसिड को जब रिएक्शन कराते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड से तो एस्प्रिन मिलता है, और ये एस्प्रिन पेन किलर की तरह यूज किया जाता है, पेन किलर, और ब्लड को डाइल्यूट भी करता है, ब्लड को डाइल्यूट भी करता है, यानी कि हार्ट अटैक में भी इसको यूज किया जाता है। ये ध्यान देना, ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस में गिनी जाती है। इसी में रीमर टीमन रिएक्शन अगर मैं बात कहूं तो यहाँ पर रीमर टीमन रिएक्शन भी याद रखना। रीमर टीमन रिएक्शन में क्या होता है, रीमर टीमन रिएक्शन में हम लोग फिनॉल ले लेते हैं और फिनॉल की रिएक्शन कराते हैं। अगर क्लोरोफॉर्म से कराई CHCl3 और KOH या KCl ले लिए, KOH या NaOH दोनों में से कुछ भी ले लीजिए, तो फिर यहाँ पर सैलिसिल एल्डिहाइड बनता है। क्या बनता है? सैलिसिल एल्डिहाइड बनता है। ये रिएक्शन आपको जरूर पढ़ करके जाना है, और ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपको मिलेगी। डिहाइड्रेशन मैंने अभी आपको बताया बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 443 पर कराओगे तो एल्कीन मिलता है, और अगर टेम्परेचर कम कर दोगे तो फिर आपका ईथर मिल जाता है, ये बात याद रखना। अब यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल को हम लोग यहाँ पर गर्म करें H3PO4 के साथ में, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, छोड़ना मत बच्चा बिल्कुल। यानी कि अगर 2 डिग्री एल्कोहल को H3PO4 के साथ गर्म करेंगे तो एल्कीन मिलेगा, लेकिन 3 डिग्री के साथ भी एल्कीन मिलेगा। रिएजेंट बदल गया है, यहाँ पर H3PO4 हमें यूज करना पड़ेगा, H3PO4 नॉट H2SO4। और आसानी से डिहाइड्रेशन टर्सरी का, फिर सेकेंडरी का, फिर उसके बाद प्राइमरी का होता है। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, मैकेनिज्म भी इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में पूछी जा सकती है। ये मैकेनिज्म फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड, यानी कि H पॉजिटिव को ले जाइए और इस पर जोड़ दीजिए, तो यहाँ देख रहे हो ये वाटर बन गया, बना दिखा आपको। अब ये पूरा वाटर बाहर खींच लीजिए, देखो पूरा पानी बाहर निकाल दिया इन्होंने, इस पे पॉजिटिव आ गया। इस पॉजिटिव को बैलेंस करने के लिए बॉन्ड इधर घुमाइए, जैसे बॉन्ड इधर घुमाओगे डबल बॉन्ड खट से आ जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी डिहाइड्रेशन पढ़ करके जाना है, डिहाइड्रेशन की मैकेनिज्म पढ़ करके जाना है। डिहाइड्रेशन मैकेनिज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ना किसी कीमत पर नहीं है भाई। और अगर आप अभी भी नहीं पढ़े तो फिर कब पढ़ेंगे? ऑक्सीडेशन कराओगे तो 1 डिग्री एल्कोहल से हमेशा एल्डिहाइड और 2 डिग्री एल्कोहल से हमेशा कीटोन मिलते हैं, लेकिन एल्कोहल से एल्डिहाइड बनाने के लिए आपको जिस रिएजेंट की जरूरत पड़ती है वो है CrO3 या फिर PCC भी हम लोग यूज कर सकते हैं। बहुत ही बेहतर ढंग से आप इसको रिवाइज करिएगा और अच्छे ढंग से रिवाइज करिएगा। यहाँ पर देखो कॉपर, यानी कि अगर हाइड्रोजनेशन अगर करा दे, डिहाइड्रोजनेशन करा दे, हाइड्रोजन रिमूव कर दे, है ना, डिहाइड्रोजनेशन की बात कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, तो कॉपर कैटालिस्ट ले सकते हैं, गर्म कर सकते हैं, दोनों में सभी में। लेकिन इनमें तो ये एल्डिहाइड कीटोन मिलेगा, लेकिन यहाँ एल्कीन मिल जाता है, इस बात का नोट आप करके जाइएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये मैंने बात की आपसे अल्कोहल फिनॉल की। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर नाइट्रोफिनॉल, आर्थोनाइट्रोफिनॉल, पैरानाइट्रोफिनॉल में आपको बताया मैंने, यहाँ पर एक रिएक्शन, ये दोनों बातें मैंने आपको बता ही दी है कि आर्थोनाइट्रोफिनॉल ज्यादा वोलेटाइल होता है एज कंपेयर टू पैरानाइट्रोफिनॉल, ये बात भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। लेकिन पिक्रिक एसिड का फॉर्मेशन भी पढ़ करके जाना है कि हाउ कैन यू प्रिपेयर पिक्रिक एसिड फ्रॉम द फिनॉल। तो नाइट्रेशन कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में कराइए तो यहाँ पर प्रोडक्ट आपको मिल जाता है, ये बात आप ध्यान दीजिएगा। यानी पिक्रिक एसिड बनाने की फॉर्मेशन, पिक्रिक एसिड की फॉर्मेशन भी आ सकती है, पिक्रिक एसिड कैसे बनाते हैं ये भी आती है, लेकिन आजकल जो बना रहे हैं वो सल्फ्यूरिक एसिड से। फिलहाल आपको पिक्रिक एसिड बनाना है, एक्सप्लोसिव माना जाता है, ये कंपाउंड एक्सप्लोसिव माना जाता है, ये बात ध्यान देना, ठीक है। इसको पढ़ करके जाना है। ये हमने बात कर रहे हैं अल्कोहल्स, फिनॉल्स, ईथर में। यहाँ पर कुछ रिएक्शंस है, रीमर टीमन मैंने आपको बताई है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन मानी जा रही है रीमर टीमन रिएक्शन। और सैलिसिलिक एसिड वाली रिएक्शन भी आपको बहुत, ये सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मेशन और रीमर टीमन रिएक्शन, ठीक है। ये रिएक्शन भी पढ़ना है। रीमर टीमन रिएक्शन में खास बात ये है कि हम सैलिसिल्डिहाइड भी बना सकते हैं और सैलिसिलिक एसिड दोनों बना सकते हैं। जिंक डस्ट से जब रिएक्शन कराओगे तो फिर ये रिएक्शन भी बहुत आती है पेपर में, फिनॉल की जिंक डस्ट से रिएक्शन,
फिनॉल, ये फिनॉल ले लिया, इस फिनॉल की मैं जिंक डस्ट से रिएक्शन कराऊंगा तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा, ये बात भी आपको याद रखनी पड़ेगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। ऑक्सीडेशन याद रखना, फिनॉल के ऑक्सीडेशन से यहाँ पर बेंजोक्विनोन बनता है और Na2Cr2O7 की प्रेजेंस में करते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन फॉर दिस एग्जामिनेशन, कमिंग एग्जामिनेशन 25 में जो एग्जामिनेशन अभी जल्दी होने वाला, परसों हो रहा है, इस एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसको पढ़ करके जाइए, ठीक है। मिथेनॉल इथेनॉल पे शॉर्ट नोट, यहाँ पर अगर हम लोग जाइमेज एंजाइम लगाते हैं तो क्या बनेगा, इन्वर्टेज लगाते हैं तो क्या बनेगा, इनको जरूर पढ़ लीजिएगा क्योंकि एक में ग्लूकोज और एक में इथेनॉल बनता है। अब आ जाइए, देखिए ये मैंने रिएक्शन आपको बता ही दी है, दोनों डिहाइड्रेशन अल्कोहल की। ईथर वाली रिएक्शन मैं ऑलरेडी अभी आपको बता ही चुका हूँ, बिल्कुल परफेक्ट मैंने आपको कर दिया है, बिल्कुल 100% कर दिया है। अब आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, किसी भी कीमत पर नहीं। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें विलियमसन सिंथेसिस, और जब हम लोग लेते हैं तो एक चीज और ध्यान रखना, अगर ईथर की रिएक्शंस में चलते हो तो एक तो विलियमसन सिंथेसिस को जरूर याद रखिएगा, भूलना नहीं है किसी भी कीमत पर विलियमसन सिंथेसिस को। और दूसरी चीज है इसमें, अगर फिनॉल का बॉन्ड अगर आपको दिखाई दे तो मैं आपसे यही कहूंगा कि फिनॉल का ये वाला बॉन्ड आप नहीं तोड़ेंगे, किसी कीमत पर नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि ये डबल बॉन्डेड नेचर रखता है। तो फिनॉल का ये बॉन्ड कभी मत तोड़ना। जैसे मान लीजिए ये आपका एनिसोल है, अब एनिसोल में O वाला और R है, तो ये बॉन्ड आप नहीं तोड़ेंगे, ये वाला तोड़िए आप, तो आप फिनॉल बना लेंगे। देखो अगर इसकी रिएक्शन हम लोग HI से करा देते हैं तो फिर हमारा फिनॉल बन जाता है, फिनॉल प्रोडक्ट मिलेगा। मतलब O को बेंजीन से अटैच नहीं करना है। O क्यों नहीं करना है, क्योंकि वहां पर पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर है और वो ज्यादा एनर्जी चाहिए उसको तोड़ने के लिए, वो हमारे पास में है नहीं, तो इसलिए हम उसको नहीं तोड़ते हैं। तो ये क्वेश्चंस जरूर कर लीजिएगा। बाकी आप प्रिपरेशन में पूरी तैयारी रखिए। और यहाँ पर ये रिएक्शन फ्रीडल क्राफ्ट में एनिसोल की है, एनिसोल की फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। इसमें एक क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी में, वो भी आप जरूर कर लीजिएगा। जैसे ये वाला क्वेश्चन नंबर 7.12, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 7.12, ठीक है, इसको करिएगा। अब इसके बाद हम लोग चल लेते हैं एल्डिहाइड कीटोन पर। इन पर भी आपको बताऊंगा कि आखिरकार कौन कौन सी चीजें हमारे लिए एल्डिहाइड कीटोन्स पर इंपॉर्टेंट है, वो केमिस्ट्री भी आपको बताऊंगा जो आपके लिए वास्तव में जरूरत है। तो एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड पर चले आइए। एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, बहुत पहले एमीन की बात करते हैं, सॉरी पहले में हम लोग एमीन की बात कर लेते हैं। ये हमारा एमीन है जी, ठीक है। चलिए देखो एमीन्स, वो अभी एल्डिहाइड कीटोन पर भी लास्ट में बात करते हैं, पहले एमीन्स और बायोमोलिक्यूल आपको बता देते हैं। देखिए एमीन्स वो कंपाउंड है जिसमें आपने नोटिस किया होगा, अगर मैं यहाँ पर इसको जूम थोड़ा सा कर देता हूँ, इसको ध्यान दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस आती हैं इसमें, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, लेकिन यहाँ पर नाइट्रोजन से प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी की काउंटिंग होती है, ना कि कार्बन से। तो नाइट्रोजन देखिएगा, यहाँ पर कार्बन नहीं देखना। अगर नाइट्रोजन की जो तीनों वैलेंसीज हैं, नाइट्रोजन की जो तीनों वैलेंसीज हैं, अगर वो सेटिस्फाइड हो जाती हैं किससे, अगर वो सेटिस्फाइड हो जाती हैं हाइड्रोजन से, तो अमोनिया हो जाता है। लेकिन अगर दो वैलेंसी, एक एल्काइल ग्रुप लग गया तो 1 डिग्री, 2 एल्काइल 2 डिग्री, 3 एल्काइल 3 डिग्री, इस तरीके से आप याद रख सकते हो। यानी कि ये हो गया 1 डिग्री एमीन, ये हो गया आपका 2 डिग्री एमीन, और ये हो गया आपका 3 डिग्री एमीन, ये हमारा 3 डिग्री का एमीन हो गया। इस बात का ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग CH3 वाले कंपाउंड भी बना सकते हैं, लेकिन ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है वो मैं आपको बताता हूँ, इसका रिडक्शन नाइट्रो कंपाउंड से। यानी कि अगर हम नाइट्रो कंपाउंड का रिडक्शन करते हैं तो हमेशा रिडक्शन आप याद रखिएगा, नाइट्रो कंपाउंड में सबसे SnHCl या फिर FeHCl का हम लोग प्रयोग करते हैं, यूज करते हैं, और उसके बाद हम बनाते हैं एमीन। और ये एमीन हमारे कौन से हैं, ये वाले एमीन है, ठीक है, ध्यान देना पड़ेगा। अगर हम लोग एमीन बनाएंगे तो इसका मतलब इस कंपाउंड का जो बना था ये कंपाउंड, ये हमारा क्या था, ये हमारा था एनिलीन। यानी एनिलीन का हम लोग फॉर्मेशन इसमें देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पर क्या है, अगर अमोनोलिसिस यानी कि अमोनिया का एक हाइड्रोजन हटाओ तो ये सॉल्ट बन जाएगा, सब्सटीट्यूटेड अमोनियम सॉल्ट यहाँ पर तैयार हो जाएगा। इसी तरीके से आगे कंटिन्यू भी आप कर सकते हो। देखो एक है, फिर एक R सेकेंडरी अमीन, फिर दोबारा एल्काइलेशन टर्सरी अमीन, फिर क्वाटरनरी सॉल्ट बन जाता है ये बात। अब क्वाटरनरी सॉल्ट जो होता है,
अमोनियम सॉल्ट से मिला, अगर स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में ट्रीटमेंट कर दो तो फिर हमें प्राइमरी एमीन दे देता है। इस बात का भी ध्यान देना पड़ेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ये क्वेश्चन आ सकता है। ये रिएक्शन भी बहुत आती है, डिवाल एच वाली रिएक्शन बहुत आती है। आप ध्यान देना कि अगर हम लोग साइनाइड के ट्रीटमेंट को करते हैं तो हमारा यहाँ पर क्या मिलता है, डिवाल एच वाली हम एल्डिहाइड कीटोन बताएंगे। यहाँ पर साइनाइड से करेंगे तो 1 डिग्री का एमीन मिलेगा, लेकिन अगर हमने एमाइड से करा दिया, एमाइड का यहाँ से एमाइड का जो है रिडक्शन करा दिया तो हमें फिर भी 1 डिग्री एमीन मिलता है। तो चाहे एमाइड का कराइए चाहे साइनाइड का कराइए 1 डिग्री एमीन ही हमें यहाँ से मिलेगा, जो बहुत ही बेहतर है। गैब्रियल थैलिमाइड पर इस बार इंपॉर्टेंट लगा दो आ सकती है, और यहाँ क्वेश्चन आ सकता है कि वाई एल्काइल हैलाइड्स used in गैब्रियल थैलिमाइड, यानी एल्काइल हैलाइड को गैब्रियल थैलिमाइड में हम लोग यूज करते हैं, जबकि हम लोग यहाँ एराइल हैलाइड यूज नहीं करते। मतलब एराइल हैलाइड को हम लोग यूज नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये इलेक्ट्रोफिलिक के थ्रू रन नहीं होती है। ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और न्यूक्लियोफिलिक हमेशा एल्काइल हैलाइड ही प्रदर्शित करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। ये हमने यहाँ पर थैलिमाइड लिया, थैलिमाइड को जब रिएक्शन कराया तो यहाँ से आपका जो है H चला गया और यहाँ से हमारा OH चला गया, वाटर निकला, और वाटर निकलने के बाद NK बन गए। NK को जब हमने RX से कराया तो यहाँ पर NR बन गए। NR की रिएक्शन जब हमने यहाँ NaOH से कराई तो यहाँ पर COONA बना और यहाँ पर RNH2 बन गया। ये बात आपको ध्यान देनी पड़ेगी, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हॉफमैन्स ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन की अगर मैं बात करता हूं तो ये आ सकती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हॉफमैन्स डिग्रेडेशन रिएक्शन क्या कहती है, पहले मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि हॉफमैन्स डिग्रेडेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें हम लोग कार्बन का नंबर घटा देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं कार्बन का नंबर डिक्रीज हो जाता है और यहाँ पर एमीन 1 डिग्री के एमीन बन जाते हैं। इसकी रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, कन्वर्जन भी आपको मैं बताऊंगा, लेकिन पहले आप इन क्वेश्चंस को करिएगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज में एमीन में बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, लेकिन हाँ ये बात ध्यान रखना कि प्राइमरी जो होता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है, सेकेंडरी भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है, लेकिन टर्सरी में हाइड्रोजन बॉन्ड की कंडीशन थोड़ी डाउन पड़ जाती है, क्योंकि हाइड्रोजन उसमें होता नहीं, दूसरे से नहीं बना पाता। इसलिए ये बात ध्यान देना, प्राइमरी हाइड्रोजन इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन प्राइमरी एमीन इज शोन, प्राइमरी एमीन में देखा गया है, लेकिन सेकेंडरी में कम और टर्सरी में बिल्कुल ऑब्जर्वेशन नहीं मानी। बेसिक करेक्टर होते हैं। अब आपको मैं बताऊंगा कि जो एनिलीन होता है, अगर मैं एनिलीन को देखूं तो एनिलीन का बेसिक करेक्टर बहुत कम होता है, क्योंकि इसका लोन पेयर अंदर चला जाता है, रिंग के अंदर चला जाता है, जबकि यहाँ पर जो एलिफेटिक एमीन होते हैं वो ज़्यादा बेसिक होते हैं, क्योंकि सपोर्ट मिल जाता है यहाँ पर। लेकिन एक जो डिफरेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको बताता चल रहा हूँ, उसको याद करके जाइएगा। देखिए, अगर एक्को ये सबसे, अगर मैं बात करूं, ये हमारा हो गया मिथाइल एमीन। अगर मिथाइल एमीन का 2 डिग्री जो होता है, मिथाइल एमीन का 2 डिग्री, अगर मिथाइल एमीन का 2 डिग्री देखें तो ये 2 डिग्री मिथाइल एमीन है, ये ज़्यादा बेसिक होता है एज कम्पेयर टू 1 डिग्री, और 1 डिग्री जो होता है वो ज़्यादा बेसिक होता है 3 डिग्री। लेकिन कब होना चाहिए, जब ये एक्वस कंडीशन में हो, ये बात याद रखनी पड़ेगी। एक्वस कंडीशन में 2 डिग्री 213 यानी कि 213 213 याद करना पड़ेगा, 213 याद करना पड़ेगा, ये एक्वस में है। और अगर यही बात इथाइल एमीन की हो जाए तो इथाइल एमीन जो होता है, इथाइल एमीन 2 डिग्री सबसे ज़्यादा बेसिक होता है, उसके बाद आ जाता है यहाँ पर 3 डिग्री, यहाँ पर 3 डिग्री आ जाता है भैया, और उसके बाद आ जाता है आपका 1 डिग्री आ जाता है, यानी C2H5NH2। तो अब यहाँ पर एक्वस में ही दोनों कंडीशन है, यहाँ पर आपका 2 हो गया, 3 हो गया, और यहाँ पर 1, यानी 231 यानी 231 हो जाता है फैक्टर। अब आपको बताइए यहाँ पर फैक्टर कौन कौन से, एक तो स्टेरिक हिंड्रेंस और एक सॉल्वेशन एनर्जी। स्टेरिक हिंड्रेंस और सॉल्वेशन एनर्जी, ये दो ऐसे वर्ड होते हैं जिनको हम लोग जो है यूज करते हैं इनको एक्सप्लेनेशन करने के लिए। एक तो याद रखना, एनिलीन कम बेसिक होता है क्योंकि इसका लोन पेयर जो होता है वो रेजोनेंस के अंदर, रेजोनेंस में डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व हो जाता है, जबकि अल्काइल एमीन में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है। इसके बाद आपको याद रखना है कार्बेल एमीन रिएक्शन। कार्बेल एमीन रिएक्शन पढ़ करके जाइएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कार्बेल एमीन रिएक्शन। और ये कार्बेल एमीन रिएक्शन में आप
आपको क्या करना है, एल्काइल एमीन लेना है। एमीन की क्लोरोफॉर्म KOH के साथ में ट्रीट करते हैं तो आइसोसाइनाइड बनता है और ये पॉइजनस नेचर में होता है। इसकी फाउल स्मेल होती है, सूंघने पर बेहोशी भी आ सकती है। एक ये रिएक्शन, और यानी कि एमीन की रिएक्शन अगर क्लोरोफॉर्म अल्कोहलिक KOH से कराओगे तो फिर आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा आपको आइसोसाइनाइड। और यही काम अगर हम लोग ये कर दें कि HNO2 से करा दे तो हम लोग को यहाँ पर अल्कोहल मिल जाता है। क्या मिल जाता है? अल्कोहल। तो ये एमीन की खास बात है कि एमीन जो होता है वो NaNO2 के साथ में, यानी HNO2 जिसे आप बोलते हो, इसके साथ रिएक्शन करने पर अल्कोहल बनाता है। जबकि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ले लें, C6H5N2Cl अगर ले लें और इसको HNO2 से रिएक्शन करा दें, सॉरी एनिलीन ले लें, यहाँ पर एनिलीन ले लेते हैं और एनिलीन की अगर रिएक्शन करा दे तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड मिल जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो आपको बताएगी। देखो यहाँ पर बेंजीन डाइजोनियम टेम्परेचर 0 से 5 डिग्री सेल्सियस लो टेम्परेचर पर, यानी कि आइस बाथ के ऊपर ये रिएक्शन कराई जाती है। ये बात नोट करके रखिएगा, ठीक है। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को हम पहले, अब यहाँ पर ये एक्चुअली में NH2 ग्रुप बहुत ज़्यादा एक्टिवेटिंग होता है और एक Br2 से रिएक्शन कराते हो एक्वस मीडियम में तो आर्थो पैरा दोनों कंडीशन में 2,4,6 ट्राइब्रोमाइनिलीन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन मानी जाती है। इसको भी आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, अध्ययन इसका अच्छे से कर लीजिएगा। और अगर आपको आर्थो पैरा प्रोडक्ट बनाना है तो इसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, और प्रोटेक्शन जो होता है बाई एसाइलेशन होता है। ये बात ध्यान दीजिएगा, कौन से एसाइलेशन के थ्रू हम लोग इसे प्रोटेक्ट करते हैं, जिससे कि जो लोन पेयर होता है, ये क्वेश्चन आ सकता है कि नाइट्रोजन का लोन पेयर जो होता है, द लोन पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑफ नाइट्रोजन ऑफ एसिड लिबरेट विद ऑक्सीजन इंटरैक्ट विद ऑक्सीजन एटम ड्यू टू द रेजोनेंस, यानी कि ऑक्सीजन से इंटरैक्ट कर जाते हैं। तो एबिलिटी, जब मेरे पास लड्डू है नहीं तो मैं दूंगा कैसे, सिंपल सी बात है। तो इसका मतलब इसकी एक्टिविटी ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगी। ये बात ध्यान देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसी तरीके से अगर नाइट्रेशन कराओगे तो तीनों प्रोडक्ट बन जाते हैं, और अगर हम कंट्रोल कर लें इसे तो फिर आर्थो पैरा नाइट्रो एनिलीन हमें प्राप्त हो सकता है, बन सकता है। इस बात का ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ ज़्वेटर आयन पर एक शॉर्ट नोट आ सकता है कि ज़्वेटर आयन क्या होता है, इस पर भी हमारा शॉर्ट नोट एग्जामिनेशन में। तो ज़्वेटर आयन एक डाइपोलर आयन होता है जिसके दोनों एंड्स पर अपोजिट चार्ज होता है। इस बात का ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको जरूर पढ़ के रखिएगा। और BDC मैंने आपको बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बता ही दिया है कि सैंडमेयर रिएक्शन में हमेशा क्लोरो बनता है, Br ले लो तो ब्रोमो बनता है, CN ले लो तो साइनो बनता है। अगर यही गेटरमैन का नाम आ जाए तो गेटरमैन साहब में केवल कॉपर पाउडर लिख देना, बाकी रिएक्शन सेम रहेगी, चेंज नहीं हो पाएगी, बिल्कुल याद रखिएगा। इसी तरीके से बाल सीमेन रिएक्शन की बात करते हैं। बाल सीमेन रिएक्शन में क्या होता है कि यहाँ पर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को HBF4 से रिएक्शन कराएंगे और तो यहाँ पर केवल N2BF4 बनेगा, और इसको अगर हम लोग हीट कर देंगे तो यहाँ पर फ्लोरोबेंजीन, दिस इज बाल सीमेन रिएक्शन। और अगर नाइट्रो तक ले गए तो बाल सीमेन नहीं, लेकिन नाइट्रो कंपाउंड बनाए जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट रिएक्शन में गिनी जाती है ये रिएक्शन। अगर हम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से बेंजीन, एक तो कपलिंग रिएक्शन भी जरूर पढ़ लीजिएगा, कपलिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कपलिंग पढ़ करके जाना चाहिए आपको, मेरे हिसाब से कपलिंग पढ़िएगा। दूसरी चीज आपको ये वाली दो रिएक्शन जरूर पढ़ लेना बच्चा, छोड़ना नहीं, ये वाली दोनों रिएक्शन जरूर पढ़ लेना कि BDC से हम लोग बेंजीन कैसे बनाएंगे। इस रिएक्शन को जरूर पढ़ डालना, छोड़ना नहीं, किसी कीमत पर नहीं छोड़ना पड़ेगा आपको। तो ये टॉपिक जरूर पढ़िए, इनके कन्वर्जन भी मैं अभी आपको सिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले हमारा उद्देश्य है कि हम आपका जो टॉपिक है वो कंप्लीट कर दें, और वो टॉपिक जो आप इंतजार कर रहे हैं वो एक तो बायोमोलिक्यूल में मैं केवल इंपॉर्टेंट बताऊंगा, और बायोमोलिक्यूल के इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो आपको याद रखना पड़ेगा कि HI से रिएक्शन कौन सी आती है। ये वाली HI वाली रिएक्शन छोड़ना मत, HI की रिएक्शन छोड़िएगा नहीं, ध्यान दीजिए, HI की रिएक्शन आपको नहीं छोड़नी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन HI वाली। कहाँ गई, मिल जा भाई, ये वाली रिएक्शन, यहाँ पर एल्केन मिल जाता है। तो ये क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन में आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट, कि ग्लूकोज की HI से रिएक्शन कराएंगे तो क्या मिलेगा, तो बताना कि N-हेक्सेन मिलता है, और जो ये प्रूफ भी करता है कि ओपन चेन कंपाउंड है। यहाँ से जितना बता दूंगा बिल्कुल डिट्टो वही आएगा, चिंता मत करना। इसके बाद अगर ब्रोमीन वाटर से कराओगे तो आपका ग्लूकोनिक एसिड मिलता है, मतलब एक COO को COOH में कन्वर्ट करना, बाकी कुछ नहीं करना है। लेकिन अगर आपने इसको HNO3 से करा दिया, देखो मैं बताऊंगा, HNO3 से अगर आपको करा दिया, देखो ये आ गया, HNO3 से ऑक्सीडेशन कराया तो फिर दोनों चेंज हो जाएंगे, यानी कि सक्सेनिक वो सैक्रिक एसिड बन जाता है, ये बात ध्यान देना। तो अगर हम लोग ग्लूकोज यहाँ लिख लेते हैं, ये मैंने कंपाउंड लिखा है ग्लूकोज
ठीक है, ये मैंने कंपाउंड लिखा ग्लूकोज। अब अगर ग्लूकोज का हम Br2 माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से कराते हैं, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट Br2 KMnO4 कुछ भी ले लीजिए, और अगर स्ट्रॉन्ग HNO3 लिया तो यहाँ पर तो सैकरिक वाला यहाँ बनाना है और ग्लूकोनिक वाला यहाँ बनाना है। इस बात का ध्यान देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन बता रहा हूँ यहाँ पर। और ये क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि व्हाट इज म्यूटा रोटेशन। म्यूटा रोटेशन पर शॉर्ट नोट आ सकता है, शॉर्ट नोट आ सकता है, पढ़ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, छोड़ना नहीं है, किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ना है, ये बात ध्यान दीजिएगा। इसके बाद आपको जरूर एक वर्ड याद रखना, इसका पायरेनोज स्ट्रक्चर, यानी कि पायरेनोज स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज जरूर पढ़ लेना। इसके स्ट्रक्चर में अल्फा और बीटा ग्लूकोज में डिफरेंस पूछ सकते हैं। एनोमर्स की डेफिनेशन क्या होती है, व्हाट आर एनोमर्स, व्हाट आर एनोमर्स, ये एनोमर्स होते क्या है, इनको जरूर पढ़ करके जाना। एनोमर्स यानी कि सेकंड कार्बन पर जहां डिफरेंस हो जाता है, यानी कि अगर ध्यान देना अल्फा और बीटा फॉर्म जो एक दूसरे की अल्फा और बीटा फॉर्म जो होती हैं वो क्या कहलाती है, एनोमर्स। और इसमें होता क्या डिफरेंस, ये जो पहला कार्बन है इस पहले कार्बन पर OH और H ऊपर नीचे हो जाते हैं, इसी को हम लोग एनोमर्स के नाम से जानते हैं, ये बात ध्यान देना। इसी तरीके से पायरेनोज के फ्यूरानोज स्ट्रक्चर पढ़ लेना, फ्यूरा आपका फ्रक्टोज का पढ़ लेना। ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज आप नोट कर लेना। एक यहाँ पर आता है कि व्हाट इज ग्लाइकोसाइडिक, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज पर शॉर्ट नोट पक्का है, पेप्टाइड बॉन्ड पर शॉर्ट नोट पक्का है, पेप्टाइड बॉन्ड पर शॉर्ट नोट पक्का है, नोट करके जाना, पेप्टाइड बॉन्ड जरूर आएगा। ज्वेटर आयन 100% आने। अब यहाँ से अमीनो एसिड पर चले आते हैं। अमीनो एसिड में ज्वेटर आयन तो आप लिख करके ले जाइए कि आज ज्वेटर आयन बिल्कुल, जब पेपर खोलोगे ज्वेटर आयन आपको मिलेगा, ज्वेटर आयन मिलेगा 100%। ज्वेटर आयन डाइपोलर आयन होता है और ये ग्लाइसिन का एग्जाम्पल भी माना जाता है। इसी ग्लाइसिन में ज्वेटर आयन जो होते हैं फॉर्मेशन एम्फोटेरिक नेचर, इनका नेचर जरूर पढ़ लेना, एम्फोटेरिक नेचर होता है। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट पर वो पीएच वैल्यू जिस पर ज्वेटर आयन का फॉर्मेशन होता है वो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट कहलाता है। बहुत ही दमदारी के साथ में पढ़ के जाइएगा। डीएनए में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण, यानी कि यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण ही डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर हो जाता है। डीएनए और आरएनए में डिफरेंस पढ़ लीजिएगा, और डिफरेंस किसका पढ़ना, बेस का पढ़ लेना। बेस, बेस इसमें कौन सा होता है, इसमें मैंने बताया था अदनान चामी गए थे, यहाँ अदनान चामी गए यूएसए, एडेनिन साइटोसिन ग्वानिन थाइमिन, एडेनिन साइटोसिन ग्वानिन यूरेसिल। बहुत जबरदस्त मैंने ट्रिक बताई थी, इसको जरूर पढ़ करके जाइएगा। तो बायोमोलिक्यूल में ये पढ़ना है, उसके बाद डीएनए आरएनए की डिटेल। और विटामिन में खासकर जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, विटामिन ए जरूर पढ़िएगा, विटामिन आपका B6 जरूर पढ़िएगा, विटामिन C और विटामिन B12, ये विटामिन जरूर पढ़ के जाना। इन विटामिन के डेफिशिएंसी की वजह से जो डिजीज होती है उनके ऊपर क्वेश्चन संभावित है। एक तो ये पढ़ लीजिएगा। अब हम लास्ट में बात कर लेते हैं अपने इंपॉर्टेंट चैप्टर और टॉपिक की, जिसका नाम है एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड। अब हमारी बात चल रही कि एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड पर अगर हम लोग बात करते हैं तो एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड हमारे जिस सीबीएसई एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। और अगर हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी, क्योंकि जान लीजिए कि एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं ये एक तरीके के कंपाउंड जिनको कार्बोनाइल कंपाउंड भी बोला जाता है। आखिरकार क्यों बोले जाते हैं ये कार्बोनाइल कंपाउंड, ये आप जानिएगा कि कार्बोनाइल कंपाउंड क्यों बोले जाते हैं, क्योंकि इनमें कार्बोनाइल ग्रुप होता है। पहले बात तो ये जान लीजिए, अगर एक भी हाइड्रोजन लग गया तो ये फिर ये एल्डिहाइड के नाम से जाने जाते हैं। अगर एक भी इसमें एल्काइल ग्रुप, मतलब एक भी हाइड्रोजन नहीं लगा, एल्काइल लग गया तो ये कीटोन जाने जाते हैं। और एक एल्काइल रहा और दूसरा हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप लग गया तो फिर ये बनाए जाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है हमारे लिए ये। तो देखिए यहाँ पर वेनिलीन का स्ट्रक्चर पूछा जा सकता है, तो इस बार पेपर अगर थोड़ा सा भी चेंज हुआ तो वेनिलीन आ सकता है। वेनिलीन, वेनिलीन की खास बात क्या होती है कि वेनिलीन जो है वनीला बीन से बनता है, इसलिए इसका नाम वेनिलीन रखा गया है। और ये जो इसका सोर्स है, इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ, ठीक। और दूसरी चीज मैं आपको बताऊं कि सैलिसिल एल्डिहाइड और
सिनेमल्डिहाइड, ये दोनों कंपाउंड के स्ट्रक्चर जरूर पढ़ लीजिएगा, एग्जामिनेशन में आपसे पूछे जा सकते हैं। एक बात तो ये जानिए। दूसरी चीज मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर कॉमन नेम्स की बात करें तो एसिटल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, इन दोनों के नाम, और यहाँ पर जीरो पोजीशन जो फंक्शनल ग्रुप होता है उसे जीरो बोलते हैं, बाकी अल्फा बीटा गामा से आप नाम जानते ही हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ आप एक तो हाँ एसीटोन, एसिटोफिनोन और बेंजोफिनोन, इनके नाम जरूर याद करिएगा। ये तीन जो मैंने टिक किए हैं इसके नाम आप जरूर पढ़ लीजिए क्योंकि एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। और ये हमेशा ग्रुप प्रोपेन यानी कि कीटोन हमेशा बीच में ही आएगा, कीटोन हमेशा मिडिल में आएगा, मिडिल में आएगा, और ये जो है हमेशा कहाँ आएगा, CHO ग्रुप हमेशा सबसे शुरुआत में आएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब चलिए हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड, स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड पे चलते हैं। ये स्ट्रक्चर पूछा जा सकता है, संभावित है। अगर हम लोग इसके कार्बोनाइल कंपाउंड के स्ट्रक्चर पर चलें तो यहाँ पर क्या होगा कि ये कार्बन आपको sp2 हाइब्रिडाइज्ड लगेगा, लगेगा क्या है, और यहाँ पर एक पाई बॉन्ड है और यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड है। ये बात आप अच्छी तरीके से जान लीजिए, ये बात आप अच्छी तरीके से जान लीजिए। दूसरी बात ये होती है कि अगर हम लोग डिहाइड्रोजनेशन एल्कोहल का कर दें, भाई हाइड्रोजन रिमूव कर दें, अभी हमने पीछे एल्डिहाइड बनाया, तो ये मेथड तो सब वही है, यहाँ पर कोई नई बात नहीं है। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन मिल गई भाई साहब, जिसका नाम है रोजनमंड रिडक्शन। फाइनल रिएक्शन है, ये आ सकती है, इसका नाम है रोजनमंड रिडक्शन रिएक्शन। रोजनमंड रिडक्शन रिएक्शन है, याद कर लेना। इसमें हाइड्रोजन पैलेडियम, यानी कि अगर हम लोग PdBSO4 किसकी तरह काम करता है, ये पॉइजन की तरह काम करता है। ये बात ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी। ये स्टीफेंस रिएक्शन भी एग्जामिनेशन में आ सकती है, जिसका नाम है स्टीफेंस रिएक्शन। यहाँ डिवाल एच का भी रोल है, ये देखिए यहाँ पर लिखा है डिवाल एच। ये डिवाल एच भी अगर आपसे पूछा जाए, डिबाल एच आप याद रखना, डिबाल एच यानी कि डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता है, डाई डिबाल एच, इसका फार्मूला पूछा जा सकता है। अगर डिबाल एच से रिएक्शन कराते हैं तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर एल्काइल साइनाइड को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर लेते हैं, यहाँ भी साइनाइड को एल्डिहाइड में कन्वर्ट, यानी कि डिबाल एच का अगर हम लोग यूज करेंगे तो फिर एस्टर, यानी कि ये रिएक्शन जो मैं बोल रहा हूँ, सिमिलरली एस्टर्स आल्सो रिड्यूस्ड एल्डिहाइड विद डिबाल एच। बहुत इंपॉर्टेंट, एस्टर को अगर डिबाल एच से रिएक्शन कराएंगे तो हमारे एल्डिहाइड मिल जाते हैं। इस रिएक्शन को जरूर पढ़ करके जाइएगा। और इसके बाद है रिएक्शन, आप नोट कर लेना, इटार्ड रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि अगर आपके पास टॉलिन है और टॉलिन की CrO2 Cl2 से रिएक्शन कराते हो तो यहाँ पर CrO, यानी कि सिंपल अगर चाहो तो आप CrOHCl2 का होल ट्वाइस ना करके डायरेक्ट CHO भी दिखा सकते हो, और इस रिएक्शन को ऐसे भी दिखाया जाता है और वैलिड मानी जाती है। यानी कि अगर मैं यहाँ पर CH3 लिख देता हूँ, एरो पर ऑक्सीडेशन लिख देता हूँ, और यहाँ CrO2 Cl2 लिख देता हूँ, तो और बना देता हूँ डायरेक्ट CHO, तो ये संभव है, कोई दिक्कत नहीं है, करके जाइएगा। तो यानी कि CrO3 को एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में कराओगे तब भी हमें बेंजल्डिहाइड मिल जाता है। ये इटार्ड रिएक्शन बहुत ही यूजफुल रिएक्शन है और एग्जामिनेशन में खूब पूछी जाती है, इसको पढ़ करके जाइएगा बिल्कुल निश्चित तौर पर के क्वेश्चन तो हम कराएंगे। लेकिन अगर हम लोग न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की बात करें तो ये रिएक्शन जो शो करता है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन शो करता है, ये आप बता सकते हो। यानी न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है, इसके ऊपर C डबल बॉन्ड O है, ये बॉन्ड इधर घूमता है, H पॉजिटिव है, और ये Cn निगेटिव है। Cn निगेटिव जब यहाँ अटैक करेगा तो ये बॉन्ड इधर मूव करेगा और H यहाँ पर जुड़ जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक माना जाता है। और न्यूक्लियोफिलिक अटैक के साथ में आपको ये बताऊंगा, ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, जो पीछे आपको बताया था मैंने। इंटरमीडिएट कैप्चर द प्रोटॉन फ्रॉम द रिएक्शन मीडियम टू गिव द इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल प्रोडक्ट, यानी कि हमें इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल प्रोडक्ट ये दे देता है। इस बात का ध्यान देना पड़ेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन मानी जाती है। वुड यू एक्सपेक्ट बेंजल्डिहाइड टू बी मोर रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव, तो मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर कि द कार्बन एटम ऑफ द कार्बोनाइल ग्रुप ऑफ द बेंजल्डिहाइड इज लेस इलेक्ट्रोफिलिक देन कार्बन एटम ऑफ द कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट इन द प्रोपेनल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आ सकता है, पूछा गया है कि बेंजल्डिहाइड जो होता है वो ज्यादा रिएक्टिव है या कम रिएक्टिव है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के रिस्पेक्ट में एज कंपेयर टू प्रोपेनल, तो आपको बताएंगे यहाँ पर कम रिएक्टिव है और प्रोपेनल ज्यादा रिएक्टिव माना जाता है। द पोलैरिटी ऑफ द कार्बोनाइल ग्रुप इज रिड्यूस्ड in benzaldehyde due to the resonance as shown
हैंस लेस रिएक्टिव देन प्रोपेनल। याद रखना कि जो डबल बॉन्ड है वो अंदर मूव कर जा रहा है, जबकि प्रोपेनल में ये कंडीशन तो है ही नहीं, तो इसलिए वहां पर रिएक्टिविटी थोड़ी सी ज्यादा मानी जाएगी। इसके बाद जो रिएक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो एक एसिटल वाली याद कर लीजिएगा, और एक ये आपका हेमी एसिटल और एसिटल और कीटोन के साथ में कीटल बनाता है। उसके बाद जो रिएक्शन थी मैंने पढ़ाई थी आपको, एक वुल्फ क्रिस्टनर रिडक्शन और एक क्लीमेंशन। ये दोनों नोट कर लो, एक तो आपका वुल्फ क्रिस्टनर रिडक्शन, वुल्फ क्रिस्टनर यानी कि दोनों में एल्केन बनता है, और क्लीमेंशन में भी एल्केन बनता है, दोनों में एल्केन बनेगा। इस दोनों के एल्केन में आपको नोट करके चलना है रिएजेंट क्या है। अगर आपने वुल्फ क्रिस्टनर ली है तो फिर आप जान लीजिएगा कि सबसे पहले आपको हाइड्रोजीन से रिएक्शन करानी है, और उसके बाद KOH और ग्लाइकोल से करानी है। और अगर आपने क्लीमेंशन लिया है तो जिंक मरकरी, क्लीमेंशन का जो रिएजेंट है वो जिंक मरकरी और HCl माना जाता है। तो रिएजेंट भी आपसे पूछ सकते हैं, इस पर इंपॉर्टेंट लगाइए। इसके बाद अगर ऑक्सीडेशन करा रहे हैं तो फिर आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन पर ये कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं, लेकिन टॉलेंस रिएजेंट के साथ मैंने वीडियो भी डाली है, टॉलेंस रिएजेंट के साथ में सिल्वर मिरर देते हैं, सिल्वर मिरर टॉलेंस के साथ में, इसे टॉलेंट टेस्ट भी बोला जाता है, जबकि कीटोन नहीं देते हैं, ऐसा टेस्ट कीटोन नहीं देते हैं, इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, है ना। उसके बाद आप पढ़ लीजिएगा इसके अंदर चले आइए, ये आप एल्डोल कंडेंसेशन, कैनिजारो रिएक्शन जरूर पढ़ना। कैनिजारो रिएक्शन वो देते हैं जिनमें नो अल्फा हाइड्रोजन, जिसमें अल्फा नहीं होते हैं, और एल्डोल कंडेंसेशन वो देंगे जिनमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे। ठीक है, ये पढ़ना है। एल्डोल में भी क्रॉस एल्डोल और क्रॉस कैनिजारो, तो दोनों को पढ़िएगा, क्रॉस कैनिजारो और क्रॉस एल्डोल को जरूर पढ़ करके जाना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन इसमें। और एक रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड में जरूर पढ़िएगा जिसका नाम है HBZ रिएक्शन। HBZ रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड की जो रिएक्शन है वो HBZ रिएक्शन, कार्बोक्सिलिक एसिड की जो रिएक्शन है वो HBZ रिएक्शन जरूर पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है। मैं आपको दिखाई भी देता हूं, अल्फा हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट होता है वहां पर। बाकी तो डेरिवेटिव आप बनाएंगे, बहुत इजी है ये, बहुत कार्बोक्सिलिक एसिड बहुत टफ नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये जरूर बताना कि जो डाइमर ये क्यों बना लेते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड है, इनका मॉलिक्यूलर वेट बढ़ जाता है। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज में सॉल्यूशन में भी एग्जांपल आपको पढ़ाया जाता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट इनके एसिडिक करेक्टर को जरूर ध्यान दीजिएगा कि ये ज्यादा एसिडिक होते हैं, फिनॉल से भी ज्यादा एसिडिक माने भाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, क्योंकि इनका जो ऑक्सीजन दो जो नेगेटिव चार्ज है वो 2 ऑक्सीजन पर डिलोकलाइज रहता है, और H पॉजिटिव आयन रिमेन इन सॉल्यूशन फॉर लॉन्ग टाइम। H पॉजिटिव आयन सॉल्यूशन में लंबे समय तक रहता है, लंबे समय तक रहता है, इस बात का ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इस बात का ध्यान देना। और अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा लेंगे तो एसिडिक करेक्टर इंक्रीज कर जाएगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग लगा देंगे तो एसिडिक करेक्टर डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, ध्यान देना। और बहुत इंपॉर्टेंट, अगर ये वाले एग्जांपल याद रखना, अगर आपने यहाँ पर F लगाया है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, Cl है, थोड़ा कम हो गया, फिर 2 Cl हो गए, फिर यहाँ पर NO2 और कम हो गया, फिर CN हो गया, तो यानी सिंपल सी बात मैं ये कहूँ कि अगर आपसे कहा जाए कि एसिडिक करेक्टर देखा जाए तो यहाँ पर 3 फ्लोरीन है तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन पुल कर रहे होंगे, ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। यहाँ पर 1 फ्लोरीन, यहाँ पर 1 Cl है, तो जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर घटती चली जा रही है, आप देख रहे हैं दूरी बढ़ने के साथ साथ इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर भी घट रही है, तो फिर एसिडिक करेक्टर भी डाउन हो रहा है। बेंजोइक एसिड ज्यादा एसिडिक है, फिर यहाँ पर देखो दूरी बढ़ती चली जा रही है, बेंजीन से इसकी H मुश्किल से निकलेगा, तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मानी जाती है एग्जामिनेशन के लिए, आप इसे पढ़ करके जरूर जाइएगा। दूसरी बात आपको बताएं, यहाँ पर एस्ट्रिफिकेशन फ्रूटी स्मेलिंग सब्सटेंस बनता है एस्टर की, मैकेनिज्म भी एस्ट्रिफिकेशन की आ सकती है। एस्ट्रिफिकेशन की मैकेनिज्म नोट कर लो, इसे 2025 इस पे लिख करके जा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन मानी जाएगी, इसको जरूर पढ़ करके जाइएगा, छोड़िएगा बिल्कुल भी नहीं यहाँ पर। और दूसरी रिएक्शन मैं आपको बताऊंगा कि एक आपने ये थैलीमाइड वाली रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ध्यान दीजिएगा कि इसका रिडक्शन में आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, लेकिन हाँ HBZ रिएक्शन जो मैं बता रहा था HBZ में जरूर मेहनत करके रखिएगा, क्योंकि ये परीक्षा आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मानी जाएगी। यहाँ पर एक हिंसबर्ग रिएजेंट एमीन में मैंने छोड़ा था, तो उस हिंसबर्ग रिएजेंट को भी आप एमीन में जरूर पढ़ लीजिएगा। जो टेस्ट की बात कर रहा हूं तो कौन कौन से टेस्ट आपको पढ़ने चाहिए, तो मैं बताऊंगा आपको कि एक तो आपको विक्टर मेयर टेस्ट जरूर पढ़ने चाहिए, विक्टर मेयर और ल्यूकास टेस्ट। देखिए सबसे पहले विक्टर और ल्यूकास का ध्यान दीजिएगा, एक तो ल्यूकास टेस्ट आप पढ़ लेना, किसमें एल्कोहल्स में जरूर पढ़ लीजिएगा, एल्कोहल्स में। दूसरी चीज है हिंसबर्ग रिएजेंट, हिंसबर्ग
रिएजेंट आपको पढ़ लेना, हिंसबर्ग रिएजेंट आपको पढ़ लेना, ये एमीन्स में पढ़ लेना है। इनको ध्यान से पढ़ करके आप प्रिपरेशन करके जाइएगा। हमने आपको बेटर ढंग से शॉर्ट में बताने की कोशिश की, रिवीजन इसी को कहते हैं, रिवीजन इसी का नाम है। तो अब आप पूरी वीडियो को ध्यान से देखिए, आपका एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा, आपको हर चीज याद आ जाएगी और मैं उम्मीद करता हूं कि आपका पेपर बहुत ही बेहतर होगा। और जब आपका पेपर अच्छा हो तो कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू।